हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली एक महा मैराथन हम लोग करने वाले हैं। इसके अंदर में फ्रेंड्स आप लोग इस पूरे सेशन को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इस सेशन को देखने के बाद में आप लोगों के लिए एक टेस्ट भी है। वो टेस्ट आप लोग ऐप पर दोगे और इस टेस्ट के आधार पर जो भी बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे होंगे उन लोगों को जो है फ्रेंड्स एक इनाम भी मिलेगा। ठीक है, और उसकी घोषणा मैं ऑलरेडी आप लोगों से पहले भी कर चुका था। मैं आप लोगों को एक बार फिर से भी दिखा देता हूं कि किस तरीके से हम लोग जो है ये पूरा का पूरा मैराथन करने वाले हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए हैं पूरा सेशन अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करें फ्रेंड्स। उससे पहले मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ कि क्या क्या आप लोगों को मिलने वाला है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी बताया हुआ था, लेकिन एक बार फिर से रीइटरेट कर देता हूँ कि जो आज की टेस्ट रहेंगी इसमें जो पहले नंबर पे आएगा, ठीक है, पहले नंबर पे जो आएगा डायरेक्टली फ्रेंड्स उसको 2,000 रुपए का जो है फ्रेंड्स पारितोषिक मिलेगा। और ये इनाम जो है ये पैसे नहीं, बेसिकली आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन के तौर पर, एक आशीर्वाद के तौर पर जो है काम करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। अगर बच्चा आउट ऑफ स्कोर लेकर आता है, जितना भी आपका है पहला वाला स्टूडेंट अगर जो पहले नंबर पे आता है तो उसको 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा मेरे तरफ से। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे आएगा उसको 1,500 रुपए। तो पूरा लेक्चर अच्छे से देखना है आप लोगों ने। थर्ड नंबर पे जो आएगा उसको 1,000 रुपए। और पहले 3 स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर मैं आउट ऑफ नंबर लेकर आते हैं, मेरा चैलेंज है आप लोगों को कि आउट ऑफ नंबर आप लोग लेकर आ जाए, आके दिखाइए यहाँ पर में। और जो उसके बाद में चौथे से लेकर 20वें नंबर तक के बच्चे रहेंगे उन लोगों को जो है फ्रेंड्स 500 रुपीज भी मिलेंगे। और ये पूरी फ्री टेस्ट है, सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। तो पूरा लेक्चर ध्यान से देखना है, आप लोगों ने पूरा लेक्चर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं जैसे कि यहाँ देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स कि जैसे हमने सेशन स्टार्ट किया है 1600 से ज्यादा लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। 2,000 से ज्यादा बच्चों ने लाइक कर दिया है। मतलब काफी सारे बच्चे जिन्होंने पहले भी लाइक कर दिया था और वो लोग आके अभी जो है जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी अब तक लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो सेशन को शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप लोगों को आगे भी ऐसे वीडियोस मिलते रहे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान से समझना। दूसरे चरण के अंदर में, ठीक है, बिहार स्कीम का दूसरे चरण में हर घर गंगा जल परियोजना जो है, ठीक है, उसमें से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा दूसरे चरण के अंदर में। ठीक है, तो ये बात बोली गई थी डायरेक्टली, ठीक है, इस स्कीम के अंदर में ही, हर घर गंगा जल स्कीम के अंदर में। तो हर घर गंगा जल परियोजना इसके अंतर्गत जो दूसरा चरण स्टार्ट होगा उसके अंदर में नवादा तक पानी लेकर जाया जाएगा। मतलब नवादा जो है फ्रेंड्स वो आप लोगों का इसमें लाभान्वित होने वाला है। मैं आप लोगों को मैप के थ्रू दिखाता हूँ। ये यहाँ पर से जो आपका पटना है और बेगूसराय और ये खगड़िया वगैरह जो है, यहाँ से जो है फ्रेंड्स आपकी गंगा नदी बहती है। तो गंगा नदी का पानी लेकर, ठीक है, नालंदा, लखीसराय, नवादा, गया इस तक पहुंचाने की योजना है। तो सेकंड फेज जो रहेगा उसमें नवादा तक पानी लेकर जाया जाएगा। ठीक है, नवादा तक। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। राजगीर तक तो पहले ही फेज में पानी लेकर चले गए, ठीक है, दूसरे फेज में नवादा तक पानी लेकर जाया जाएगा। ये वाली एक योजना थी। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पर में नन ऑफ दी अबव। पहला ही क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों का जो है फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर में एक खेला कर दिया आप लोगों के साथ में। और मैं बता रहा हूँ कि ये लेक्चर अच्छे से देखो, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो इजी लगेंगे, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर में मेहनत कर ली होगी। ठीक है, जंग की तैयारी में इतना पसीना बहा लिया जाए कि जंग के मैदान के अंदर में खून बहाने की नौबत नहीं आए। ठीक है, तो तैयारी में इतना पसीना बहा लो आप लोग। और मैं हर बच्चे को बोल रहा हूँ कि पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए। तो परियोजना का जो दूसरा चरण है उसमें जो है फ्रेंड नवादा जिले तक पानी पहुंचाने की यहाँ पर में योजना है। ओके, चलिए तो हर घर गंगा जल परियोजना क्या है बेसिकली आप लोगों की, कि जब जो है गंगा के अंदर में बाढ़ जैसा इलाका बनता है और गंगा के अंदर में अतिरिक्त पानी होता है, तो वहां से पानी लेकर जहां पर पानी की कमी है वहां तक पानी पहुंचाया जाए। ठीक है, 4475 करोड़ रुपए की ये परियोजना है आप लोगों की टोटल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। चंपारण के नील किसान आंदोलन का समर्थन किस अखबार ने किया? देखिए चंपारण आंदोलन जो है आप लोगों का, ठीक है, कब हुआ था आप लोगों का चंपारण आंदोलन? जल्दी से बताइए आप लोग। चंपारण के नील किसानों का आंदोलन किसने किया था? तो नील किसान आंदोलन का समर्थन जो है फ्रेंड्स किसने किया था, बेसिकली ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नील किसान आंदोलन जो है आप लोगों का, ठीक है, बेसिकली नील जो है यहाँ पर में
आपको याद रखना है नील वाला जो है उसके अंदर में आप लोग करेंगे यहाँ पर में, इसको अभी फिलहाल के लिए चंपारण को आप लोग यहाँ पर में छोड़ दीजिए। नील किसान आंदोलन जो था, नील की खेती के लिए जो आंदोलन किया गया था, उसके अंदर में हिंदू पैट्रियट करके जो एक अखबार था उसने किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ये जो क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का, ये क्वेश्चन बेसिकली हम लोग चंपारण से नहीं, जो इंडिगो रिबेलियन हुआ था आप लोगों का, नील विद्रोह हुआ था, उनके उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर में। ठीक है, यहाँ पर मैं इसके अंदर में करेक्शन भी कर दिया गया है, नील आंदोलन का समर्थन किस अखबार ने किया था, तो आंसर होगा आप लोगों का यहाँ पर, ठीक है, हिंदू पैट्रियट। देखिए फ्रेंड्स, हिंदू पैट्रियट जो अखबार है इसको निकाला था हरीश चंद्र मुखर्जी ने। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था 1859 के अंदर में, बंगाल के इलाके में, बंगाल के अंदर में जो नील उगाने वाले किसान थे, उन्होंने एक आंदोलन कर दिया था जिसको इंडिगो रिबेलियन या नील विद्रोह कहते हैं। नील की खेती करना किसानों के लिए लाभदायक नहीं था, उनके लिए फायदे का सौदा नहीं था। तो इंडिगो रिबेलियन जो है फ्रेंड्स, हरीश चंद्र मुखर्जी जो कि एक बंगाली जर्नलिस्ट थे, उन्होंने जो है फ्रेंड्स अपने अखबार द हिंदू पैट्रियट, इसके अंदर में इन्होंने बहुत जो है जोर शोर से इसको लिखा था, उसकी आवाज उठाई थी। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा द हिंदू पैट्रियट। द हिंदू पैट्रियट के संपादक या मालिक कौन थे, तो याद रखना है हरीश चंद्र मुखर्जी। उसके अलावा इंडिगो रिबेलियन का समर्थन और जो है फ्रेंड्स कौन कौन सी चीजों ने किया, एक नाटक लिखा गया था उस समय में जिसका नाम था नील दर्पण। आप लोगों से क्वेश्चन आ सकता है कि नील दर्पण जो है फ्रेंड्स, ये नाटक किसने लिखा था, ये प्ले किसने लिखा था? कोई है यहाँ पर में जो मुझे बता सकता है नील दर्पण किसने लिखा था? अगर आप लोग बता सकते हो तो जल्दी बताइए, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर में भी लिखा हुआ है ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में दीन बंधु मित्रा जो है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इन्होंने नील दर्पण नाम का एक प्ले लिखा था 1860 के अंदर में, जिसने ये नील आंदोलन जो है उसको आगे बढ़ाया या फिर उसके बारे में जानकारी हम लोगों को दी। तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो है फ्रेंड, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल जीवन हरियाली योजना के बारे में सही है। अब देखिए, जल जीवन हरियाली योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, जल जीवन हरियाली योजना के बारे में तो जल्दी जल्दी से बताइए। 2900 से ज्यादा लोग, अब जैसे 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 मैं बोलता जा रहा हूँ उस समय में ही 3000 लोग क्रॉस हो गए हैं, 2600 ज्यादा लाइक कर दिया आप लोगों ने। जल्दी जल्दी से ऐसे ही फ्रेंड सेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे आप सभी लोग। ठीक है, बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का। जल जीवन हरियाली योजना बहुत इंपॉर्टेंट वाली योजना है आप लोगों की फ्रेंड्स। 2 अक्टूबर 2019 को लॉन्च हुई थी आप लोगों की। इट वाज लॉन्च इन 9 अगस्त, गलत। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को लॉन्च हुई थी, यहां पर मैं बोला गया लॉन्च्ड। ठीक है, इसकी योजना कब बनी थी वो वाली बात नहीं है यहाँ पर में कि कब इसका कार्यक्रम शुरू हुआ था, नहीं, बात यहाँ पर में हो रही है कि लॉन्च कब हुई थी। तो 2 अक्टूबर 2019 को लॉन्च हुई थी, 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, जल जीवन हरियाली योजना बड़ी योजना है। ठीक है, जल जीवन हरियाली डे जो है आप लोगों का हर मंडे को मनाया जाता है। क्या ये बात सही है आप लोगों की? नहीं, जल जीवन हरियाली दिवस जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हर मंगलवार, हर महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, ना कि सोमवार को। ये आप लोगों को याद रखना है। कितने बच्चे, जो भी पेड वाले बच्चे होंगे उनको तो बिल्कुल याद हो गया होगा, और जो यूट्यूब वाले बच्चे उन लोगों को भी याद करवाया था मैंने कि भाई हर महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है आप लोगों का जल जीवन हरियाली दिवस। ठीक है, लिखो सभी लोग, मंगलवार को, हर महीने के पहले मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पर्यावरण के प्रति, जल के प्रति, हरियाली के प्रति जो है आप लोगों की जागरूकता को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर में ट्यूसडे हो जाएगा आप लोगों का, और यहाँ पर में सोमवार की जगह पे मंगलवार। ठीक है, मंगलवार। ठीक है, ये आप लोगों का, तो ये भी गलत था, ये भी गलत है आप लोगों का। ओके, अ ह्यूमन चेन लॉन्गर देन 1800 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर से भी लंबी मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था इसके प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए। तो 1800 किलोमीटर से भी अधिक लंबी मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। ठीक है, तो लॉन्गर देन 1800 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर से अधिक लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है फ्रेंड्स आप लोगों की। इसके अंदर में इसको करते समय, इसको लागू करते समय, ठीक है, किया गया था। इसका आंसर सी होगा आपका, डी नहीं, क्योंकि आप लोगों से सही वाला पूछा है। ठीक है, आप लोगों से सही नहीं वाला पूछा है यहाँ पर में, तो फिर डी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे सही नहीं है पूछा है ना, नॉट करेक्ट। तो ये दो जब नॉट करेक्ट है और तीसरा वाला सही है आपका, तो ये दो तो नॉट करेक्ट है, तो आंसर मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा आपका। ठीक है, नहीं पूछा वाला है आप लोगों से, तो आंसर जो है डी होगा आपका, डी। बाकी तीसरा वाला क्यों सही है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जल जीवन हरियाली अभियान जो है, ये एक्चुअल उनकी स्लाइड है जो बिहार सरकार ने दी थी। ठीक है, तो जल जीवन हरियाली मिशन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का 2 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसकी शुभारंभ कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 2019 को। उसके बाद में आपको याद रखना है, जल जीवन हरियाली जागरूकता हेतु 18, जो आप लोगों का यहाँ पर में 1800 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी जो है मानव श्रृंखला बनाई गई थी, और हर
जो है यहाँ पर में मंगलवार को, हर महीने के मंगलवार को, पहले मंगलवार को जो है इसका दिवस मनाया जाता है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो प्लीज इसके लिए तैयार रहेंगे सभी के सभी लोग। ओके चलिए, तो इस क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों ने देख लिया कि तीसरा वाला सही है, पहले दो क्यों गलत है, ये इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा लिख देंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता दूं कि इस लेक्चर के बाद में आप लोगों की टेस्ट होने वाली है, तो सभी बच्चे जो है वो पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए। जो बच्चा पूरा लेक्चर देखेगा टेस्ट अटेम्प्ट कर पाएगा, और टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद में जो है फ्रेंड्स वो बच्चा, ठीक है, प्राइज भी जीत सकता है यहाँ पर में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में हमारे जो है आगे क्वेश्चन की तरफ में। सक्सेस किट मिल गया सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए प्रशांत जी बोल रहे हैं कि उनको सक्सेस किट मिल गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रशांत जी। और ऐसे ही टीचिंग परीक्षा जो है आप लोगों के लिए आगे भी एफर्ट्स करता रहेगा, जो पढ़ने वाले बच्चे रहेंगे उन लोगों के लिए आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे। नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? बुद्धू भगत और जिंद मानकी ने, दीनबंधु मित्रा और मधुसूदन दत्त ने, ठीक है, बिरसा मुंडा और गया मुंडा ने, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। आप बताइए जल्दी से, नील क्रांति, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि किसने किया था आपका। तो देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स नील क्रांति की, तो जो है आप लोगों का आंसर हो जाएगा नील क्रांति का दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ठीक है। इन्होंने जो है फ्रेंड्स बंगाल के अंदर में इसका नील विद्रोह का जो है आप लोगों का नेतृत्व किया था। नील क्रांति DSSB में भी क्वेश्चन आ चुका है कि नील क्रांति जो है आप लोगों की कब हुई थी, ठीक है, 1859 के अंदर में। 1859 से लेकर 1862 तक ये आंदोलन आप लोगों का चला था, ठीक है। तो कई जगह पे 1859 1860 दिया जाता है आप लोगों का, तो 1859 विल बी द मोस्ट एक्यूरेट आंसर, क्योंकि यहां से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, नील क्रांति की। तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इन्होंने इसको शुरू किया था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का। मुख्यमंत्री ग्रामीण सौर स्ट्रीट लाइट योजना कब शुरू की गई? अब देखिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सौर स्ट्रीट लाइट योजना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हो सकता है आप लोगों को टफ लगे क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को आसान लगेंगे। और जो बच्चा आज जो है यहाँ पर में इस टफनेस को, या फिर ये जो एक यहाँ पर में टेस्ट हो रही है उसको झेल नहीं पाएगा, एग्जाम के अंदर में उसको तकलीफ होगी, और जिंदगी भर आगे में जो है तकलीफों का सामना करेगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर में एक अच्छा मौका है एग्जाम क्लियर करने का, वो एग्जाम क्लियर नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, तो अभी मेहनत कर लो। मैं आपके साथ में हूँ यहाँ पर, मैं पूरी एनर्जी के साथ में आप लोगों से मेहनत करवा रहा हूँ, सभी लोग जो है यहाँ पर में मेहनत के अंदर में लग जाएंगे। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सौर लाइट योजना कब शुरू की गई थी आप लोगों की, ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो आप लोग इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स की चीफ मिनिस्टर्स रूरल सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम, कि ग्रामीण इलाकों में हर वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाई जाएंगे। कितने? ग्रामीण इलाकों में हर वार्ड में, जो पंचायत होती है उसमें अलग अलग वार्ड होते हैं, पंचायत को, ग्राम पंचायत को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। तो हर वार्ड में जो छोटा छोटा भाग है, हर वार्ड, उसमें 10 सोलर लाइट लगाए जाएंगे हर वार्ड के अंदर में। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है, इसका बजट 2000 करोड़ रुपए का है, और 15 सितंबर सन 2022 को इसको लॉन्च किया गया था। 15 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री सौर लाइट योजना, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर मैं आप लोगों का, यहाँ पर में, और 65% लोगों ने सही आंसर दिया है, 65% लोगों ने। देखिए फ्रेंड्स 3000 के करीब हम लोगों ने लाइक कर दिए, 3600 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं सिर्फ 13 मिनट के अंदर में। मैं चाहता हूं यहाँ पर मैं आज हम लोग जो है फ्रेंड्स कम से कम जो है 7000 लोग जो है क्रॉस होने चाहिए, और ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। अगर आपके लिए मैं एफर्ट ले रहा हूं तो आप लोगों को भी जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में होना चाहिए, प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए, दो तरफा होना चाहिए, एक तरफा नहीं। तो हर एक बच्चा अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, ठीक है, जल्दी से लाइक एंड शेयर जरूर कर देगा सेशन को। देखिए अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वाले पॉइंट की, तो नील विद्रोह के बारे में कौन सा वाला कथन सही है? देखिए 64वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझना आप सभी लोग फ्रेंड्स, ठीक है। जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर है वो लगाना है आप लोगों ने। और ये क्वेश्चन मैंने जब आप लोगों की पीजेंट मूवमेंट वाली क्लास हो रही थी पेड में, उसमें भी करवाया था ये क्वेश्चन आपको। नील विद्रोह के बारे में कौन सा वाला सही है? तो पहली बात तो नील विद्रोह जो है फ्रेंड्स कब हुआ था? 1859 में। रिवीजन करते रहना है। नील विद्रोह के अंदर में, ठीक है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ठीक है, दिगंबर, ठीक है, और विष्णु, ठीक है, विश्वास जो थे उन्होंने जो है यहाँ पर में फ्रेंड्स इसका आंदोलन का नेतृत्व किया था, दिगंबर और विष्णु विश्वास ने, ये हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद में नील विद्रोह हुआ क्यों था? देखो किसान जो है वो नील नहीं उगाना चाहते थे, वो उनके लिए फायदे का सौदा नहीं था, बट फिर भी उनको फोर्स किया जा रहा था, और फोर्स भी किया जा रहा था। चलो यार फोर्स कर रहे तो उगा भी देते, जबरदस्ती अगर करते तो उगवा भी देते, नील उगा देते। लेकिन वो क्या किया जा रहा था, ऐसे प्राइस पर उनसे उगाया जा रहा था जो अनएक्सेप्टेबल है, मतलब कि उनका कोई फायदा ही नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है यहाँ पर में, ठीक है।
कई बार होता है ना कि मान लीजिए कि आप कोई काम धंधा कर रहे हो, हर कोई अपना काम क्यों करता है, वो किसान भी एक तरीके से क्या है यार, अपना रोजी रोटी अपना परिवार चलाने का अधिकार हर किसी को है, ठीक है। एटलीस्ट जिंदा रहने के लिए जो है वो कुछ ना कुछ तो काम करेगा, कुछ तो पैसे कमाएगा। यहाँ पर में कि अंग्रेजों के चक्कर में आकर जो है वो इतने नुकसान के अंदर में अपना किडनी बेच दे और उसके बाद में नील की खेती करे। जैसे आप लोगों में से कई सारे बच्चे चाहते हैं कि जो टीचर होता है वो अपनी किडनी बेच दे और उनके लिए जो है वो सब कुछ करता रहे, कुछ भी मतलब अपने बारे में कुछ भी ना सोचे और पढ़ाता रहे उसको, और एक दिन जाके वो मर जाए, ठीक है। कई नहीं, मैं हर बच्चे की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जो दूसरे के बारे में नहीं सोचते, उनकी सोच वो अंग्रेजों जैसी है, जैसे अंग्रेजों की थी किसानों के प्रति, कि भाई किसानों के लिए जो फायदे का सौदा नहीं था, जो फायदेमंद नहीं था, उनका इवन नुकसान हो रहा था, अनएक्सेप्टेबल प्राइस, उसके ऊपर में जो है यहाँ पर में उनको उगाने के लिए बोला जा रहा था। इसी वजह से नील विद्रोह हुआ था, ठीक है, नील का विद्रोह, ओके, अनएक्सेप्टेबल प्राइस के ऊपर में। तो ऑब्वियस सी बात है, बेचारे किसान, ठीक है, क्या करे, आत्महत्या कर लेंगे, या तो जो कर्ज लिया हुआ है उन लोगों ने नील की खेती करने के लिए, बीज लेने के लिए, वो लेने के लिए, उसके बोझ तले मर जाएंगे वो। तो उन्होंने जो है फ्रेंड्स विद्रोह कर दिया यहाँ पर में, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, कि जो इंडिगो रिवोल्ट है, ठीक है, उसमें किसानों ने आंदोलन इसलिए किया था क्योंकि उनको फोर्स किया जा रहा था, और वो भी ऐसे प्राइस के ऊपर भी जो अनएक्सेप्टेबल था। तो मोस्ट जो क्लोजेस्ट आंसर है आप लोगों का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल काश्तकारी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बंगाल टीनेंसी एक्ट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे हर एक बच्चा जो है फ्रेंड्स, इसका आंसर करना ही चाहिए आपने, ठीक है। जल्दी बताइए यहां पर में, बताइए जल्दी जल्दी से कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा जो है कब मान्यता दी गई। जो भूमि के किराएदार थे उनको अधिकार दिए गए, जो भूमि के ऊपर में ऐसा माना जाता था कि वो लोग रेंट के ऊपर में, तो उनको भूमि का अधिकार दे दिया गया। तो बिहार काश्तकारी अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये वाला आप लोगों का तो याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, कि बंगाल टीनेंसी एक्ट जो है आप लोगों का 1885 के अंदर में आया था, पाबना आंदोलन के बाद में। पाबना आंदोलन जो है मुख्य उसका कारण था, ठीक है। पाबना नाम की एक जगह है, ठीक है, वहां पर से ये आंदोलन शुरू हुआ था, किसानों का आंदोलन जमींदारों के विरोध में। जमींदार लोग जो है वो जबरदस्ती किसानों से रेंट ले रहे थे या टैक्स ले रहे थे। ऐसा माना जाता था कि भाई एक लंबा समय हो गया जब तक किसान टैक्स दे रहे हैं, अगर उन्होंने सही से टैक्स दिया है तो उनको जमीन का मालिकाना हक दे दिया जाए। बट किसानों को जानबूझकर जो है मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा था, उनको अधिकार नहीं दिए जा रहे थे। तो उन्होंने आंदोलन किया और फाइनली अंग्रेज सरकार उस समय में तो जो थी बंगाल में, उन्होंने बंगाल टीनेंसी एक्ट लाया, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885, जिससे जिससे किसानों को अधिकार दिए गए, ठीक है। तो आंसर जो है यहाँ पर मैं आप लोगों का 1885 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, मैं आपको बता दूं, बिहार के, यूपी के डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर में अब तक कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ये याद रखना है आप सभी लोग ने, बंगाल टीनेंसी एक्ट 1885, यहाँ पर मैं एक बार फिर से देख लीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। देखिए आपको जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में पांच जो है ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है क्या है इसका आंसर, बताइए। वो आपके एग्जाम तक पूरा वैलिड रहेगा टारगेट जी, डोंट वरी, आप अच्छे से करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। तीन कठिया का अर्थ होता है कि जो ऐसा खेत है आपका, ठीक है, उसको 20 हिस्सों में डिवाइड कर दो, ठीक है, 20 हिस्सों में डिवाइड कर दो, तो उसमें से कम 3 हिस्सों के ऊपर में आपको जो है खेती करनी पड़ेगी नील की, उसको तीन कठिया सिस्टम बोला जाता था। चलिए निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, आंसर्स कर रहे हो आप लोग। लॉर्ड कैनिंग जो है पहले गवर्नर जनरल थे, गलत। लॉर्ड कैनिंग जो है फ्रेंड्स वायसराय थे पहले भारत के, ठीक है, वायसरॉय, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज विलियम बेंटिक, ये बिल्कुल सही बात है, भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे, 1833 में बने थे, 1833 के अंदर में। फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया वाज वॉरेन हेस्टिंग्स, गलत। अभी आपको बताया कि पहले वायसराय कौन थे, चलो जल्दी बताओ, ठीक है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, और भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उल्टा पुल्टा दिया हुआ है यहाँ पर में, ठीक है। तो लिख देंगे जल्दी जल्दी से आप सभी लोग, आंसर यहाँ पर में आप लोगों का क्या होगा, सही वाला पूछा है ना, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 47% लोगों ने, केवल और केवल 47% लोगों ने सही आंसर दिया है। तो मतलब आपको अभी भी इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है, और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, ऐसे ही करते रहिए आप सभी लोग, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस। 4000 से ज्यादा लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, 3300 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ाते रहेंगे सेशन को आप लोग। तो 1833 के कानून के तहत, चार्टर एक्ट के तहत, भारत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने,
अभी आपको बताया, लिखकर आप लोग बताएंगे एक बार ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से बताते जाइए आप सभी लोग। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए फ्रेंड्स, काफी सारे जो बच्चे हैं वो उनको पता ही नहीं होता ये चीज, ठीक है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ये मैंने आप लोगों को करवाया था क्लास के अंदर में, पेड क्लास के अंदर में, और याद भी करवाया था, आपसे कहा था कि इसको कर लेना आप लोग, ठीक है। एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा आप लोगों से, एसएससी सीएचएसएल के अंदर में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स 9 जुलाई 2019 की शिफ्ट के अंदर में। या आप लोगों का जो है फ्रेंड 6 मार्च 2020 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर में पूछा जा चुका वाला क्वेश्चन है, तो बार बार पूछा जाता है। तो भगवत गीता का सबसे पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है फ्रेंड्स चार्ल्स विल्किंग्स ने किया था, चार्ल्स विल्किंग्स ने, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंग्स ने किया था। किसके समय में किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय काल के अंदर में, मतलब जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो था ना आप लोगों का, ठीक है, उसकी जब स्थापना हुई थी तो उसी के अंतर्गत उन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया था, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के समय काल के अंदर में। चलिए अब नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। चार्ल्स विल्किंग्स जो है, इन्होंने याद रखना है आप लोगों ने, भगवत गीता का पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन चार्ल्स विल्किंग्स, लिख दो तो याद हो जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए चार्ल्स विल्किंग्स ने किया था द भगवत गीता नाम से, ठीक है, पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये भी देख सकते हो आप लोग यहाँ पर में, ठीक है। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन चार्ल्स विल्किंग्स द भगवत गीता, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें नंबर का आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना कब शुरू हुई और इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? क्या बात है, बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर्स कर रहे हो फ्रेंड्स। और ये सिलेक्शन वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो सिलेक्शन लेने वाले, क्योंकि ये जो मेहनत है ना, जो आप लोग मेहनत कर रहे हो, ये सिलेक्शन लेने वाले बच्चों की निशानी है, ये मेहनत करना, यहाँ पर में आंसर्स करना और प्रॉपरली जो क्लास का डेकोरम है वो करना, यहाँ पर में अपने तरफ से जो है पढ़ना भी और अपना योगदान देना, ये एक बहुत अच्छी बात होती है। जो एक सही इंसान होता है ना, उसकी निशानी होती है। देखिए फ्रेंड्स अक्टूबर, ठीक है, 2021 को, ठीक है, आपको ये लॉन्च किया गया था ताकि आप लोग जो है अपॉइंटमेंट बुक कर सके डॉक्टर के साथ में। अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था, आप अवेलेबिलिटी चेक कर सके डॉक्टर की और बेड्स की हॉस्पिटल में, कि डॉक्टर के पास में बेड है या नहीं, या हॉस्पिटल में बेड है या नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। 21 अक्टूबर 2023 को जो है आपका फ्री हेल्थ चेकअप जो है वो यहाँ पर में सीनियर सिटीजन के लिए, मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो देखो फ्रेंड्स, बेसिकली मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ यहाँ पर में। आंसर इसका ये है कि भाई यहाँ पर में इसको लॉन्च किया गया था 2022 में, 21 अक्टूबर 2022 में। और क्यों लॉन्च किया गया था इसको? ताकि आप चेक कर सके डॉक्टर जाने से पहले, ठीक है, डॉक्टर की तरफ में जाने के पहले। यहाँ पर में कोई एक लड़का, ठीक है, मतलब उसका भविष्य बताता हूँ मैं यहाँ पर में। तो लड़कों की इतनी कमी हो गई है, पता नहीं यार, मेरे को लगता है कि हमारी जनगणना ना ठीक से हो नहीं रही है, लड़की ही कम है। शुभम है मान लीजिए, ठीक है, शुभम की जॉब लग गई, उसकी जो है एक प्यारी सी जो है लड़की से शादी करा दी उसकी मम्मी ने, ठीक है। अब जो है उसको मान लो कि उसकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, उसको वोमिटिंग हुई, अब उसको पता नहीं क्या हुआ है करके, तो वो सोच रहा है यार कि मेरी पत्नी को क्या हुआ, अब जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो वो क्या कर सकता है, ये डिजिटल हेल्थ ऐप के तरह ऊपर में शुभम जो है चेक कर सकता है कि भाई जिस हॉस्पिटल में लेके जा रहा हूँ वहां डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं, या डॉक्टर की खुद जो है यहाँ पर में उसकी जो है डॉक्टर जो है अपनी दूसरी शादी की तीसरी सालगिरह मनाने में बिजी है तो वो अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे हॉस्पिटल में जाओ जहां डॉक्टर अवेलेबल हो, तो वहां जाके पता करेंगे, उतने देर के अंदर में वो जो है पत्नी की तबीयत उसकी और खराब हो जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि डिजिटल हेल्थ ऐप पर चेक कर लो कि भाई हाँ जहां जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर में चमनलाल चांदीदास, ठीक है, ठाकुर कॉलेज के अंदर जो है हॉस्पिटल में, वहां पर में डॉक्टर है क्या? अरे यहाँ डॉक्टर है ही नहीं, चलो यहाँ पर में चमेली बाई, ठीक है, सरकारी अस्पताल, वहां जाके देखते हैं। तो आप जहां जा रहे हो वहां डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए, और डॉक्टर अवेलेबल है तो क्या बेड अवेलेबल है वहां पर में, ठीक है, अगर भर्ती करना पड़े उसको वापस में वहीं पे, तो ठीक है शुभम। तो बेटा शुभम, तुम्हारे लिए बनाया गया है डिजिटल हेल्थ ऐप, ताकि तुम जाने से पहले चेक करके जाओ डिजिटल हेल्थ ऐप के ऊपर में कि भाई डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं, और यहाँ पर में ओके बेड अवेलेबल है या नहीं वहां पर में, ठीक है। चलिए डिजिटल हेल्थ ऐप समझ में आ गया आप लोगों को किस लिए है ये? आप लोगों का बेड और डॉक्टर की अवेलेबिलिटी जांचने के लिए। मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना, ये याद रखना आप लोगों ने, 21 अक्टूबर 2022 को लॉन्च हुई थी और इसको 5 साल में पूरे बिहार में लॉन्च कर दिया जाएगा। 2022-23 से 26-27, ये 5 साल का जो समय काल है ना, इसके अंदर में इसको पूरा लॉन्च किए जाने की योजना है। पूरे बिहार के अंदर में हर एक हॉस्पिटल को इससे जोड़ दिया जाएगा,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं देखिए आप लोगों का एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर हु वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल, ये आपका टीआरई 2 का क्वेश्चन। चलिए अब बताइए, और ये आप लोगों को करवाया हुआ है, जल्दी बताइए। देखिए बक्सर का युद्ध पहली बात तो कब हुआ था, ये आप लोगों के लिए अभी थोड़े दिन पहले कम्युनिटी के अंदर में भी, यूट्यूब चैनल का जो कम्युनिटी उसके अंदर में भी पोस्ट डाला था। तो बक्सर का युद्ध जो है फ्रेंड्स आप लोगों का 1764 में हुआ था। ठीक है, तो उस समय में कौन थे बंगाल के गवर्नर? वेंसी टार्ट। ठीक है, तो वेंसी टार्ट ये बंगाल के गवर्नर थे। उसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के गवर्नर बनते हैं, उसके बाद में वापस से आकर सेकंड टाइम बनते हैं। पहले जो है आपका 1756 में भी बना था वो गवर्नर, लेकिन बाद में जाकर फिर से, ठीक है, उसका तबादला हो गया था, फिर से 1765 में फिर से गवर्नर जनरल बनता है रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन 1764 में जब बक्सर की लड़ाई हो रही थी उस समय में वेंसी टार्ट जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, गवर्नर था बंगाल का वेंसी टार्ट। और ये क्वेश्चन आया था और ये आप लोगों को पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था, ठीक है, ये युद्ध। उस समय में वेंसी टार्ट जो है, याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने, गवर्नर थे। ठीक है, बक्सर की लड़ाई के समय में। अच्छा, बक्सर की लड़ाई के बाद में कौन सी संधि हुई थी ये बता दीजिए आप सभी लोग। बक्सर का जब युद्ध हुआ तो बक्सर की लड़ाई के बाद में कौन सी संधि हुई थी, आप लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया सोनू कुमार। और देखिए यहाँ पर में अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, हमारे जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा, तो ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, अलाहाबाद की संधि साइन हुई थी बक्सर के युद्ध के बाद में 1765 के अंदर में। ठीक है, वेरी गुड। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री शुष्क बागबानी योजना के अंतर्गत कौन सी फसलें लक्षित है? मुख्यमंत्री ड्राई हॉर्टिकल्चर स्कीम। अब देखिए ड्राई हॉर्टिकल्चर है यहाँ पर में, ठीक है, ड्राई हॉर्टिकल्चर मतलब सूखे इलाकों के अंदर में हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, चलिए ये बताइए। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, जब मैं क्लास में आने के पहले बच्चे आपस में एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे, तो एक बच्चे ने पूछा हॉर्टिकल्चर जो है कौन था, वो हाथ ऊपर कर देगा यहाँ पर में, और जिन बच्चों ने आंसर किया था वो भी हाथ ऊपर कर देंगे वेट करते समय जब उन्होंने आंसर किया था। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है उन्होंने लिखा था, तो हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागबानी, फलों की खेती करना। तो फ्रूट से रिलेटेड है, फ्रूट्स की खेती। ठीक है, बागबानी का मतलब ही होता है फल फूल उगाना आप लोगों का। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ड्राई हॉर्टिकल्चर स्कीम, इसके अंतर्गत क्या किया गया आप लोगों का, ये बोला गया है कि आप माइक्रो इरिगेशन का इस्तेमाल करो। माइक्रो इरिगेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो इरिगेशन या सिंचाई क्या होती है? सिंचाई का मतलब होता है खेतों में पानी डालना। ठीक है, आप जब खेतों में पानी डालते हो ना, उसको इरिगेशन या सिंचाई कहते हैं। अब आप क्या करते हो, बहुत सारा पानी एक साथ डाल देते हो खेत में, कुछ पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, कुछ जो पानी जमीन में चला जाता है, कुछ जो जरूरत नहीं होती जड़ों को वो पानी और अंदर चला जाता है, पानी का वेस्टेज हो रहा है। माइक्रो इरिगेशन में क्या होता है, आप अलग अलग तरीके से जितना पानी रिक्वायर्ड है उतना दे रहे हो, वो स्प्रिंकलर के थ्रू देते हो, ठीक है, फवारे के थ्रू, वो ड्रिप इरिगेशन के थ्रू कि टिप टिप बरसा पानी जो है जड़ों के अंदर में, या फिर आप फॉगिंग करते हो एकदम इतना इतना जो है धीरे धीरे, इतने छोटे छोटे जो है बूंदों के अंदर में पानी डाला जाता है कि ऐसा फॉग फॉग टाइप का हो जाता है पूरा वहां खेत में। ठीक है, तो ये सब क्या है आप लोगों के माइक्रो इरिगेशन है। तो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके अगर आप बागबानी करोगे तो आपको जो है फ्रेंड्स क्या मिलेगा, हर हेक्टेयर के ऊपर में प्रति हेक्टेयर आप लोगों को 30,000 रुपए या फिर 50% ऑफ द कॉस्ट, जो भी आपका मटेरियल लगा है उसका कॉस्ट का 50%, जो भी मैक्सिमम हो। ठीक है, 30,000 रुपए पर हेक्टेयर तक का आप लोगों को कॉस्ट मिल सकता है। ठीक है, आप लोगों को उसके इंसेंटिव मिलेगा अगर आप पानी की बचत कर रहे हो, सरकार की मदद कर रहे हो ना एक तरीके से आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ठीक है, आपको बताना है कौन सा वाला कथन सही है। फराजी आंदोलन, देखिए फ्रेंड्स फराजी आंदोलन जो है आप लोगों का, फराजी, फराजी जो है एक अरेबिक शब्द है जिसका मतलब होता है फर्ज, मतलब जो आपके ऊपर में फर्ज है, जो आपके ऊपर में ऑब्लिगेटरी है, जो आपका कर्तव्य धर्म है आपका, या आप लोगों के ऊपर में कंपलसरी है। ठीक है, फर्ज है, आपको करना चाहिए। ठीक है, तो फरेजी आंदोलन 1819 में हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा शुरू किया गया था, ये बोलना है यहाँ पर में हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा जो है फ्रेंड इसको शुरू किया गया था। ओके, फरेजी आंदोलन, फरेजी आंदोलन का उद्देश्य बंगाल के हिंदुओं को उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करना था।
तो क्या यहाँ पर मैं बंगाल के हिंदुओं को जो है फ्रेंड्स उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करना था क्या? नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैं जो बेसिकली सबसे पहले जो मुस्लिम थे उनको करना था, लेकिन बाद में ये किसानों का आंदोलन बन गया, फरैजी आंदोलन। पहले ये एक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, बट बाद में किसान आंदोलन बन गया, जिसके अंदर में यहाँ पर में उन्होंने जो किसान थे उन लोगों के हक की बात की। किसानों को जो है यहाँ पर मैं बोला कि आप लोग टैक्स मत दो। हिंदू मुस्लिम दोनों तरह के किसान थे उसमें, तो ये हिंदुओं के लिए था, ये गलत बात है। ठीक है, सबसे पहले मुस्लिम्स के लिए एक हुआ था। अहमद दूदू मियाँ फराजी आंदोलन के पहले नेता बने, नहीं, ये दूसरे नेता बने थे। दूदू मियाँ जो है ये इनके बेटे थे, हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे थे वो। ठीक है, दूदू मियाँ, तो वो दूसरे नेता बने हाजी शरीयतुल्लाह के बाद में। तो ये दो गलत हो गई। ठीक है, आपके पहला वाला सही है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फराजी आंदोलन। अब देखो आपने सीखा क्या? आपने सीखा कि फराजी आंदोलन जो है फ्रेंड्स हाजी शरीयतुल्लाह ने शुरू किया था। ठीक है, कब शुरू किया था? 1819 में, बंगाल के इलाके के अंदर में, पूर्वी बंगाल के इलाके के अंदर में। ठीक है, उसके बाद में उनके बेटे दूदू मियाँ जो है वो उस आंदोलन के नेता बनते हैं। ओके, चलिए, तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फराजी आंदोलन पूछते आप लोगों से, तो फराजी आंदोलन जो बंगाल के मुस्लिम थे उन लोगों में शुरू हुआ था, बाद में ये किसान आंदोलन बन गया आप लोगों का। ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह ने इसको शुरू किया था, दूदू मियाँ उनके बेटे थे, तो हाजी शरीयतुल्लाह की मृत्यु के बाद में दूदू मियाँ जो थे उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो अहमद दूदू मियाँ कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे थे। उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और उन्होंने किसानों की मदद की। किसानों से कहा कि भाई पैसे मत दो, जमींदारों को टैक्स मत दो, ठीक है, जब तक कि वो आपकी बात ना माने। मुख्यमंत्री उद्यमी अनुदान योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण पर कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है? उद्यमी योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, बिहार के अंदर में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए उद्यमी या जो है स्टार्टअप्स होते हैं उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए बिहार के जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है या इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है बिहार सरकार का, उसने एक योजना लागू की है, मुख्यमंत्री उद्यमी अनुदान योजना, जिसके तहत 10 लाख रुपए तक का जो है वो लोन दिया जाएगा और उस पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी, 50% की सब्सिडी। ठीक है, तो सब्सिडी कितनी दी जाएंगी? 50% की। तो आंसर तो यहाँ पर में दिया नहीं, तो आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, 50% तो दिया नहीं है यहाँ पर में, तो इसी वजह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। तो जिन बच्चों ने रिवीजन करके आए हैं वो आसानी से आंसर कर देंगे इसका। ठीक है, अगर नहीं भी किया है तो यहाँ पर में ध्यान से देख लीजिए, अभी मुख्यमंत्री उद्यमी अनुदान योजना के तहत इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो है बिहार का वो 10 लाख रुपए तक का लोन देगा और उसमें भी 50% की सब्सिडी देगा। ठीक है, ये आपको याद रखना था। मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना, ठीक है, आपकी कब से कब तक लागू होंगी? अभी आपको बताया कि डिजिटल स्वास्थ्य योजना किस चीज से रिलेटेड है। शुभम कहा गया बेटा? है कि शुभम यहाँ पर में कि शादी करने चला गया मम्मी को बोलने की, मम्मी मम्मी दानिश सर ने बोला कि तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाएगा, लड़की देखना स्टार्ट कर दो। खुशी के मारे चला तो नहीं क्या वो? चलिए, तो यहाँ पर मैं आ जाइए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अवेलेबल है या नहीं, ठीक है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी और जो बेड्स है उनकी अवेलेबिलिटी है या नहीं उसको चेक करने के लिए यहाँ पर में ये ऐप है आपका, और ये आपका 2022-23 से 26-27 तक 5 साल की अवधि में इसको किया जाना है। ठीक है, टोटल ये याद रखेंगे आप सभी लोग, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगले 5 साल के अंदर में इसको किया जाएगा, इस योजना को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट एक बहुत ही जो है बड़ा वाला क्वेश्चन है आप लोगों का। ओके, थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान से देखना है, आपको बताना है यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। गुजरात के बारदोली जिले में भूमि राजस्व में 50% की वृद्धि के कारण बारदोली की किसानों द्वारा वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में नो रेवेन्यू अभियान का आयोजन किया गया। ठीक है, an enhancement of land revenue by 50% in the Bardoli district of Gujarat led to organize of no revenue campaign by Bardoli peasant। 50% की वृद्धि की गई थी क्या? बारदोली की एक महिला ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। ब्रिटिश सरकार के असफल प्रयासों के परिणाम स्वरूप जांच समिति ने निष्कर्ष निकाला कि उचित वृद्धि थी और इसे 10% तक कम कर दिया। ठीक है, बताइए, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, आपसे सही वाला पूछा है। ओके,
चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ फ्रेंड्स कि इसका बेसिकली क्या हुआ था, पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फिर देखिए एक्चुअली क्या हुआ था कि पहले जो है फ्रेंड्स 30% हाइक किया गया था, ना कि 50%। तो 30% हाइक की बात की गई थी। फिर किसानों ने किया आंदोलन, ठीक है। और किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदोली के अंदर में। बारदोली जो उस समय में जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रांत में आता था। आज बारदोली गुजरात राज्य के अंदर में स्थित है। तो जब किसानों ने आंदोलन किया तो मैक्सवेल ब्रूमफील्ड, ठीक है, ये कमेटी बिठाई गई और इन्होंने बोला कि हाँ यार ये बात तो सही है कि 30% बहुत ज्यादा है, जो टैक्स बढ़ा दिया गया 30% बहुत ज्यादा है, उसको घटाकर उन्होंने 6.03% कर दिया, ठीक है। अब आप लोग देखिए यहाँ पर में इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से समझिए। अगर गलत है कोई स्टेटमेंट तो उसको क्यों गलत है वो भी आप लोगों ने देखना है, गलत है तो क्यों गलत है। तो देखिए यहाँ पर में अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो गुजरात के बारदोली जिले में 50% नहीं, कितना परसेंट बढ़ाया गया था आप लोग बताइए। अभी अभी आपको मैंने इमेज में दिखाया कितना परसेंट बढ़ाया गया था, ठीक है। फिर जो है ब्रिटिश सरकार के असफल प्रयासों के कारण, ठीक है, जांच समिति ने निकाला कि उचित वृद्धि थी। उचित, पहली बात तो उन्होंने बोला उचित नहीं है, अनुचित है। और उन्होंने 10% तक कम नहीं किया, ये पूरा ही गलत है आपका सी वाला। उन्होंने जो है बोला कि यार ये अनुचित वृद्धि है और इसको 6.03% ही करना चाहिए, 30% बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो तीसरा ये भी गलत है आपका, पहला गलत है और तीसरा गलत है। बारदोली की महिलाएं जो थी उन्होंने जो है फ्रेंड्स क्या किया था, सरदार की उपाधि दी थी इनको। तो आंसर इसका भी हो जाएगा। दो जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको जो है सरदार की उपाधि यही से मिली थी। ओके, ये भी याद रखना आप लोगों ने। तो 30% की वृद्धि की गई थी जो अनुचित था। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यहाँ पर में कैंपेन चलाया गया। बारदोली सत्याग्रह हुआ कौन से साल में था, यहां देखो और आंसर करो जल्दी से। बारदोली सत्याग्रह का ईयर कौन सा था, हर एक बच्चा आंसर कर देगा जल्दी जल्दी से, ठीक है। बताइए बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था और बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? पहले 30% बढ़ाने की बात की गई थी, बाद में जो है फ्रेंड्स कितना परसेंट पे ला दिया गया रेवेन्यू को, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, वो भी लिख दीजिए आप लोग सभी लोग। तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। तो बारदोली की महिला जो थी उन्होंने ही फ्रेंड्स वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। निपुण बिहार योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? निपुण बिहार स्कीम, ठीक है। निपुण का मतलब भी होता है आपका कि किसी चीज के अंदर में आप लोगों को जो है बेहतर बनाना। ओके, चलिए जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स जितने भी बच्चे देख रहे हैं लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे ताकि आगे में भी आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। और जो लोग टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कोर्सेज के साथ में जुड़ना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है फ्रेंड 7611101101 या 9697884444, उसके साथ में जुड़ सकते हो आप लोग, ठीक है। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स निपुण बिहार स्कीम की, तो यहाँ पर मैं बात की गई है कि बेसिक लिटरेसी, जो बेसिक लिटरेसी है, जो छोटा मोटा पढ़ना आना चाहिए, और इसके अलावा न्यूमेरेसी का मतलब होता है जोड़ घटाना आना चाहिए बच्चों को, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, इसके लिए ये किया गया है यहाँ पर में, ठीक है। तो प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के बीच बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल को सुधार करना इसका मेन लक्ष्य था, ठीक है। तो देखिए अप्रैल 2022 में इसको लॉन्च किया गया था, उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर जी, उनके द्वारा, उस समय के, ठीक है। पहले इसका मकसद था पहली से तीसरी तक के बच्चों को जो है बेसिक न्यूमेरेसी और लिटरेसी सिखाना। फिर बाद में इसको बढ़ाकर पहली से पांचवी तक कर दिया गया है, ठीक है, फर्स्ट से फिफ्थ तक। तो अभी जो है योजना पहली से पांचवी तक के बच्चों के लिए लागू है, ये याद रखना है, पहली से पांचवी तक के लिए। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि निपुण बिहार स्कीम के तहत कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के बच्चों के लिए जो है इसका आयोजन किया गया है, तो पहली से पांचवी तक के लिए। 18वें नंबर का क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना है कि परमानेंट सेटलमेंट इज ऑल्सो नोन एज सनसेट लॉ। स्थायी बंदोबस्त को सूर्यास्त कानून के रूप में भी जाना जाता था। और ये आप कानून किसको कहते है, क्या करेंगे, अपना अपना योगदान देते रहेंगे। देखिए परमानेंट सेटलमेंट जो है आप लोगों का, उसको सूर्यास्त कानून कहते थे, क्योंकि जिस दिन आपको डेट दी गई है उस दिन के सूर्यास्त तक जमींदारों को पैसा लाकर दे देना था अंग्रेजों को, क्योंकि जमींदारों की जिम्मेदारी थी टैक्स वसूल करके लाकर देने की। तो परमानेंट सेटलमेंट को ही कहा जाता था सूर्यास्त कानून। परमानेंट सेटलमेंट को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, बिल्कुल सही बात है। आपको ईयर भी बता देता हूँ, 1793 के अंदर में, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 डील विथ लैंड रेवेन्यू।
स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व से संबंधित था। भू राजस्व मतलब जमीन के ऊपर में जो टैक्स लिया जाता है उससे संबंधित था। तीसरा वाला भी सही है, करेक्ट पूछा है आपसे, तो ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, सारे के सारे जो है यहाँ पर में सही है, ए बी सी डी सारे सही है यहाँ पर में। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं बफरिंग हो रही है, तो एक बार कंफर्म कर देंगे कि क्या आप लोगों की तरफ में बफरिंग हो रही है सच में? चलिए एक बार मैं इसको रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली जो है फ्रेंड थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आया होगा, बट होपफुली ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब एक बार चेक कीजिएगा फ्रेंड्स कि क्या अभी आप लोगों की तरफ में स्क्रीन बराबर से आ रही है। अब एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। चलिए होपफुली फ्रेंड्स अब आप लोगों की तरफ में जो है स्क्रीन बराबर से आ रही होगी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो अभी हम लोगों ने किया। परमानेंट सेटलमेंट को सूर्यास्त कानून या सनसेट लॉ कहते हैं। अपने आप में एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। दूसरा जो है फ्रेंड्स 1793 में परमानेंट सेटलमेंट को लॉन्च किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा, और ये एक भू राजस्व बंदोबस्त था, मतलब कि भूमि के ऊपर में टैक्स लिया जाने वाला बंदोबस्त। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो जो हम लोगों ने पढ़ा था वो स्लाइड, परमानेंट सेटलमेंट को सनसेट लॉ सूर्यास्त कानून कहा जाता है। आप लोगों को मैंने लिख के भी बताया था कि सूर्यास्त कानून किसको कहते हैं। पेड क्लास की पीपीटी परमानेंट सेटलमेंट को ही सनसेट लॉ या सूर्यास्त कानून के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, जो जो इंपॉर्टेंट होती है हर चीज आप लोगों को बता देता हूं मैं। इसमें जमींदारों को ये कहा गया था कि भाई जमींदार जितने तारीख आपको दी गई है उसके सूर्यास्त तक आपको पैसा लाके दे देना है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको स्टार्ट किया था 1793 में। परमानेंट सेटलमेंट इसको कहते थे इसी वजह से क्योंकि इसका जो रेवेन्यू था वो फिक्स्ड था कि कितना पैसा जो है वो लेना है। 1875 के दक्कन दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? देखिए 1875 में दक्कन के दंगे हुए थे। ठीक है, दक्कन के इलाके में स्पेशली बात करूं तो ये अहमदनगर, पूना, महाराष्ट्र का जो इलाका था ना, वहां पर में ये दंगे हुए थे। तो इसका मेन कारण क्या था? तो हुआ क्या था कि किसान लोग जो है वो पैसा उधार लिया करते थे। ठीक है, किससे? महाजन लोगों से, ताकि वो टैक्स भर सके। रियोतवाड़ी सेटलमेंट के अंदर में टैक्स भरना पड़ता था किसानों को, तो टैक्स का पैसा वो लोग भर सके। तो टैक्स का पैसा भरने के लिए वो महाजन से टैक्स पैसा लेते थे, लेकिन उनसे बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था। ठीक है, तो उसके विरोध में बहुत ज्यादा जो ऊंची ब्याज की दरें उनसे ली जाती थी, उसके विरोध में उन्होंने ये दंगा कर दिया था। कई सारे महाजनों की दुकानें जला दी गई। ठीक है, उनका बहिष्कार किया गया, उनके बही खाते जो थे वो जला दिए गए। तो भाई किससे कितना लेना है किसी को कुछ पता ही नहीं रहेगा फिर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अहमदनगर, सोलापुर, सातारा, पूना, इस इलाके के अंदर में सबसे ज्यादा जो है फ्रेंड्स आंदोलन जो है वो उसमें था, दक्कन राइट्स 1875 में। और दक्कन एग्रेरियरिस्ट, ठीक है, एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ एक्ट, ठीक है, दक्कन के जो किसान थे उन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कानून पास किया गया 1879 के अंदर में। ठीक है, दक्कन विद्रोह के बाद में 4 साल बाद उसके। बंगाल के किस जिले के किसानों ने 1873 में किसानों का संगठन स्थापित किया था? अब देखिए 1873 में 1873 में एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था, कौन से जिले के अंदर में बताइए? तो देखिए 1873 जब बोले ना, तो पाबना आंदोलन, पाबना मूवमेंट स्टार्ट हुआ था बेसिकली फ्रेंड्स, पाबना। ठीक है, मूवमेंट आप लोगों का स्टार्ट हुआ था 1873 के अंदर में। तो पाबना जिले में स्टार्ट हुआ था, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पाबना जो जिला था, पाबना जो इलाका था, वहां से इसको स्टार्ट हुआ था। ईस्ट बंगाल के अंदर में, पूर्वी बंगाल के अंदर में आता था ये आप लोगों का। ठीक है, तो एक ऑक्यूपेंसी राइट एक्ट था आप लोगों का 1859 का, 1859 का, जिसके तहत ये बोला गया था कि अगर कोई किसान है, ठीक है, वो प्रॉपर अपना टैक्स भर रहा है तो उसको मालिकाना हक दे दिया जाए। बट जो जमींदार थे वो किसानों को मालिकाना हक देने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, तो उसका उल्लंघन हो रहा था, और इसी वजह से जो है फ्रेंड्स पाबना आंदोलन चला। और पाबना आंदोलन के बाद में बंगाल, ठीक है, टीनेंसी एक्ट, बंगाल काश्तकारी अधिनियम पास हुआ था। कौन से साल में पास हुआ था जल्दी बताओ? स्टार्टिंग में आपको बताया बंगाल काश्तकारी अधिनियम, बंगाल टीनेंसी एक्ट कब हुआ था पास? इसी आंदोलन की वजह से हुआ था, ये बताना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए आप लोगों को एक हिंट भी दे देता हूँ फ्रेंड्स कि 12 साल के बाद में जो है वो हुआ था। अब बता दीजिए कब हुआ था एक्ट पास हो, बंगाल टीनेंसी एक्ट।
ठीक है। तो पाबना आंदोलन आप लोगों का जो है फ्रेंड 1870 के दशक में, टू बी स्पेसिफिक 1873 में पाबना जिले से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। पाबना एग्रेरियन लीग बनाई गई थी, इसमें पाबना एग्रेरियन लीग, जिसका मकसद था जमींदारों के जो उत्पीड़न है जमींदारों के द्वारा, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना। ठीक है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान किस जिले से शुरू किया गया था? गरीब कल्याण, ठीक है, अभियान बताइए। देखिए फ्रेंड्स, गरीब कल्याण अभियान जो है ये शुरू किया गया था आप लोगों का, ठीक है, बिहार से ही, बिहार के खगड़िया जिले से। इसका मेन मकसद क्या था? इसका मेन मकसद था कि कोविड-19 के समय में जो मजदूर थे अलग अलग राज्यों से अपने अपने गांव में आकर वापस से बस गए थे, अब उनके पास में कोई काम धंधा था नहीं, तो उन लोगों को वापस से जो है काम की सहूलियत उपलब्ध कराना, उनके लिए अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराना। तो खगड़िया जिले में इसको लॉन्च किया गया था, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है। खगड़िया जिले से, तेलहर गांव है खगड़िया जिले का, वहां से इसको स्टार्ट किया गया था, गरीब कल्याण रोजगार अभियान खगड़िया जिले से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है। 20 जून 2021 को, 20 जून 2021 को इसको स्टार्ट किया गया था। और बिहार के 32 जिलों के अंदर में जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों का चल रहा है, बिहार के 32 जिलों के अंदर में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ब्लैंक की शुरुआत की जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च है और इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों से अधिक है। तो देखो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किस जो है एक योजना की शुरुआत की थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, जल्दी बताइए आप लोग, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कौन सी वाली योजना की शुरुआत की थी? देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स लॉर्ड हेस्टिंग्स की, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, ठीक है, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी शुरू किया था। उसका क्या बोलना था कि भाई ब्रिटिशर्स जो है ना वो ज्यादा सुपीरियर रेस के हैं, हम बड़े हैं, और भारतीय राजे रजवाड़े जो है वो छोटे हैं हमसे, और इन्होंने हमको अपना बॉस मानना है। ठीक है। हमको और हमारी रानी जो है वो ब्रिटेन की रानी या राजा जो भी रहेगा, ब्रिटिश मोनार्क, उसको अपना बॉस मानना है। इसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी, सर्वोच्चता की नीति। तो सर्वोच्चता की नीति जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि किसने स्टार्ट किया था? ठीक है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने स्टार्ट किया था। ओके। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी जो है फ्रेंड्स ये काफी सारे राजे रजवाड़ों के लिए जो है अनएक्सेप्टेबल भी थी, क्योंकि वो उनके अंदर में ये था कि भाई हम अपने राज्य में हम बड़े हैं, हम किसी और राज्य को बड़ा क्यों माने। ठीक है। तो पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी ने भी काफी सारे राजाओं के मन में अनरेस्ट या फिर जो है ना एक विद्रोह पैदा कर दिया था कि भाई हम लोगों के ऊपर में फोर्स किया जा रहा है कि आप हमारे राजा रानी को अपना बॉस मानो। तो ये पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी कौन लेकर आया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स लेकर आया था 1813 के अंदर में। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी, सर्वोच्चता की नीति, कौन लेकर आया था? एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये आप लोगों का। ठीक है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? बता दीजिए, 23वें नंबर का क्वेश्चन है। और मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आप लोगों की जो है जैसे ही क्लास खत्म होगी आप लोगों के लिए टेस्ट भी रहेगी। तो टेस्ट जो है वो भी आप लोगों ने देना है। तो जितने भी परीक्षार्थी है सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे फ्रेंड्स, और पूरा सेशन ध्यान से देखना है आप सभी लोगों ने। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी, जिसके अंदर में कितने लाख रुपए तक का जो है क्रेडिट दिया जाएगा बच्चों को पढ़ाई करने के लिए? तो 4 लाख रुपए तक का जो है क्रेडिट दिया जाएगा। और ये शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2016 को, 2 अक्टूबर 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो 2 अक्टूबर 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। और इसमें कितने लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा? 4 लाख रुपए तक का। जो भी 12वीं क्लास हो चुके बच्चे उन लोगों के लिए है। ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर क्लास से अगर बिलोंग करते हैं, वो गरीब बच्चे हैं, तो उन लोगों को 4 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, ताकि वो अपना हायर एजुकेशन या टेक्निकल कोर्स जो है वो पूरा कर सके। ठीक है। तो पढ़ाई करने के लिए इनको लोन दिया जाएगा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका, बताइए आप लोग की आपको रियोतवारी सेटलमेंट के बारे में या रियोतवारी सिस्टम जो है उसके बारे में बात की जा रही है। रियोत का मतलब क्या होता है, ये कोई बता सकता है मुझे? रियोत का मतलब क्या होता है? ठीक है। तो रियोत का मतलब क्या होता है ये बता देंगे जल्दी जल्दी से सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए जल्दी बता दीजिए रियोत का मतलब क्या होता है आप लोगों का? रियोत का मतलब बता देंगे जल्दी जल्दी से आप सभी लोग।
तो इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो ने इसको पेश किया था। इट वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो के समय में इसको पेश किया गया था। अब ध्यान से समझिए फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप लोग, ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं पूरा का पूरा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाता हूं मैं, ठीक है। तो थॉमस मुनरो जो है फ्रेंड्स, इन्होंने इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, बोल रहा है ये गलत है आपका, ठीक है। थॉमस मुनरो ने नहीं, इसको सबसे पहले अलेक्जेंडर रीड नाम का एक अधिकारी था, अलेक्जेंडर, ठीक है, रीड नाम का एक अधिकारी था, उसने सबसे पहले इसको ट्राई किया था। कहां पर में ट्राई किया था इसको? जो मैसूर का, टीपू सुल्तान का जो मैसूर का इलाका था ना, मैसूर, वहां पर में इसको ट्राई किया था टीपू सुल्तान के इलाके को जीतने के बाद में। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस थॉमस मुनरो ने नहीं किया था, उसको सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस है फ्रेंड्स, ये किसने किया था आप लोगों का? अलेक्जेंडर रीड ने किया था। पहली बात तो ये आप लोगों का जो है वो हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरी चीज, इसको लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल के अंदर में शुरू किया गया था, ये बोल रहे हैं आप लोगों का। तो इसको जो है फ्रेंड्स रियोतवारी सेटलमेंट जो है आप लोगों का शुरू हुआ था ना, जब उस समय में बंगाल के जो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, वो कौन थे? वो उस समय में थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो लॉर्ड मिंटो के समय में नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में स्टार्ट हुआ था ये, हेस्टिंग्स के समय में, हेस्टिंग्स, ठीक है। इसी वजह से इसका आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों से जो करेक्ट वाला पूछा है, तो आंसर डी होना चाहिए यहाँ पर, मैं नाइदर नॉर, ना कि बी, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले इसको अगर यहाँ बोला जाए कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो वो अलेक्जेंडर रीड ने किया था। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर रीड नाम का एक अधिकारी था, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये पॉइंट, इसी वजह से बता रहा हूँ आप लोगों को। अलेक्जेंडर रीड ने ट्राई किया था सबसे पहले, ठीक है। थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था उसको मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर में, पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में, लेकिन अलेक्जेंडर रीड जो था उसने उसको सबसे पहले ट्राई किया था। ओके, तो डी आंसर हो जाएगा आप लोगों का, इसको याद रखना है। थॉमस मुनरो जो है फ्रेंड्स, उसने मद्रास प्रेसिडेंसी में उसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। मद्रास प्रेसिडेंसी में वो अलग चीज है आप लोगों की। इसको मुनरो सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि थॉमस मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी में उसको लगाया था पूरा। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा के गठन से जुड़ा था? यूपी किसान सभा, बताइए जल्दी से। यूपी किसान सभा, देखिए फ्रेंड्स, यूपी किसान सभा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का जो है यहाँ पर में आप लोगों ने याद रखना है। यूपी किसान सभा से, ठीक है, गठन से जुड़ा था, ये पूछ रहा है आप लोगों से, ठीक है, यहाँ पर में। तो यूपी किसान सभा से जो है फ्रेंड्स गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, ठीक है, और मदन मोहन मालवीय, ये जुड़े हुए थे। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ दी अबव। कौन जुड़ा हुआ था ये पूछ रहा है ना, तो गौरी शंकर मिश्र, ठीक है, 1918 के अंदर में यूपी के अंदर में किसान सभा जो यूनाइटेड प्रोविंस था उसके अंदर में आपकी शुरू की गई थी, ठीक है। इंद्र नारायण द्विवेदी थे, मदन मोहन मालवीय थे। ये है आपका यूपी किसान सभा। अब जो अवध किसान सभा है वो अलग है आप लोगों का, ठीक है, अवध किसान सभा अलग है। अब मैं आप लोगों को जो है वो गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से जो 1918 में आप लोगों का स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है, यूपी किसान सभा, उसके अंदर में बता दो एक नई निंजा टेक्निक इंट्रोड्यूस की गई थी, नाई धोबी बंद। नाई धोबी बंद मतलब नाई और धोबी को पकड़ के क्या बंद कर दो? नहीं, नाई धोबी बंद मतलब, ठीक है, मान लो यहां पर में कोई है जो है आरती यादव जी, मान लीजिए कि आप जो है एक जमींदार हो, ठीक है, और किसानों से बहुत सारा पैसा लेते हो, या एक अंग्रेज अधिकारी नहीं हो आप, ठीक है, आरती, ठीक है, आरती को यहाँ पर मैं एंटोनी यादव कर देते हो आपका नाम, ठीक है। अब आप एक अंग्रेजन हो, आप जो है बहुत ज्यादा किसानों से वो टैक्स ले रहे हो, तो क्या किया जाएगा? नाई और धोबी आपके घर में आएंगे नहीं, आपके बेटे का जो है बाल बड़े बड़े हो गए हैं, अब आप बोल रहे आके कर दो यार, देखो यार लड़की जैसा बन के घूम रहा है ये, ठीक है, बट आपके घर में कोई नाई नहीं आएगा, आपके घर में धोबी भी नहीं आएगा, अब आपको ही कपड़े धोने पड़ेंगे पूरे के पूरे, ठीक है, धोबी भी नहीं आएगा, वॉशरमैन भी नहीं आएगा आपके घर में। तो नाई धोबी बंद एक सामाजिक बहिष्कार था, जिससे के जो जमींदार थे या फिर जो अंग्रेज थे, उनको सामाजिक बहिष्कार करने की योजना थी यहाँ पर में, ठीक है। अब सोचो नाई भी नहीं आ रहा आपके घर में, नाई आपकी मदद नहीं कर रहा, धोबी नहीं आ रहा, ठीक है, तो कितनी दिक्कत वाली बात है। तो सबसे पहले जो है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश किसान सभा या यूपी किसान सभा के अंतर्गत प्रतापगढ़ जिले के अंदर में इसको जो है फ्रेंड्स आजमाया गया था। तो नाई धोबी बहिष्कार, ठीक है, कब हुआ था आपका? 1919 के अंदर में, ठीक है,
1919 के अंदर में यूपी किसान सभा के अंतर्गत किसानों ने प्रतापगढ़ जिले के अंदर में इसको किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। बाकी इसमें जुड़े कौन थे? गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। नाउ फ्रेंड्स, वुड के 1854 के प्रेक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। 1854 के, ठीक है, वुड्स डिस्पैच से रिलेटेड बात करनी है आप लोगों ने। और जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। 4500 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं और आंसर आगे में आप लोगों को करना है। वुड के 1854 के प्रेक्षण के संबंध में वुड्स डिस्पैच, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की कि उच्च माध्यम, देखो उच्च अध्ययन के लिए, हायर एजुकेशन के, प्राइमरी एजुकेशन के अंदर में वर्नाकुलर लैंग्वेज जो आपकी स्थानीय भाषा है, लेकिन उच्च अध्ययन के लिए जब आप हायर एजुकेशन करोगे तो अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ठीक है, महिला शिक्षा के ऊपर में भी बल दिया गया, वुड्स भैया की जय। ठीक है, उन्होंने एटलीस्ट महिला शिक्षा के ऊपर में बल दिया। रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज, और महिला एजुकेशन पर बल दिया। तो दोनों के दोनों यहाँ पर में सही है। करेक्ट वाला पूछा था आप लोगों से, तो सी इज द करेक्ट आंसर। वुड्स डिस्पैच कब आया था? 1854 के अंदर में। उस समय में भारत का वायसराय कौन था, ये बताइए आप लोग। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स आंसर करते रहेंगे सभी लोग कमेंट के अंदर में। वुड्स डिस्पैच जो है आपको बताना है कि भारत के अंदर में जब आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय में वायसराय तो था नहीं, गवर्नर जनरल था डल हाउसी। ठीक है, डल हाउसी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, भारत का वायसराय था उस समय, गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में कौन सी घटनाएं घटित हुई थी? ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में कौन सी घटनाएं घटित हुई? चैम्सफोर्ड, देखिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का, ये वह व्यक्ति है जिसके समय में सबसे ज्यादा भसड़ मची। ठीक है, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड भसड़ वाले भैया, इनका नाम अपन रख देते हैं। ठीक है, क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 वाला, बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में, इन्हीं के समय काल के अंदर में हुआ था, 1916 में। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो लॉन्च हुआ आपका 1920 में, इन्हीं के समय में हुआ था। ठीक है, और भसड़ मचाई थी। चैम्सफोर्ड भैया रुको, तुम्हारे बारे में ना बच्चों को और बताता हूं मैं। ठीक है, तुमने रॉलेट एक्ट लेकर आए थे। ठीक है, रॉलेट एक्ट लेकर आए थे तुमने, तुम्हारे ही समय काल के अंदर में रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह हुआ, रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। रुको जरा सबर करो और बताता हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हारे समय काल के अंदर में ही जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था तुम्हारी समय काल के अंदर में। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड भसड़ वाले भैया। ठीक है, तो आंसर यहां पर में मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखोगे फ्रेंड्स, ये सारी की सारी चीजें लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुई थी, उस समय में भारत के वायसराय थे ये। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। देखिए कितनी सारी चीजें हुई थी उनके समय में। ओके, उत्तर प्रदेश किसान सभा के बारे में आप लोग बताइए कौन सा वाला पॉइंट सही है। 28वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, यूपीएससी लाइव जी बिल्कुल। और फ्रेंड्स मैं एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पर, मैं यूपीएससी का जो पेपर आया था, एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा था। ठीक है, तो उसका मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ। यूपीएससी के अंदर में फ्रेंड्स कल जो पेपर हुआ है, ठीक है, जिन बच्चों ने भी परसों के दिन जो पेपर हुआ था, जिन बच्चों ने दिया उन लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो हमसे मैच किए जो हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो मतलब आप समझिए, आप लोग यूपीएससी लेवल के पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, आईएएस ओएस बन जाओगे आप लोग कल जाके। उत्तर प्रदेश किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा वाज फॉर्मड इन फरवरी 1918 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, नाई धोबी बंद, ठीक है, ये आपका प्रतापगढ़ जिले के अंदर में पहली बार आयोजित हुआ था ये आप लोगों का। ठीक है, तो बताइए इसमें से आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो दोनों के दोनों, बी एंड बोथ 1 एंड 2। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का। ठीक है, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, ओनली 1 और ओनली 2 बोला है ना, इस वजह से मोर देन वन ऑफ दी अबव नहीं लगा सकते अपन, क्योंकि यहाँ ओनली ओनली बोला है, इस वजह से। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है ना,
तो याद रखना कि जब ओनली शब्द आ जाए तो गलत हो गया, क्योंकि उसने ओनली बोला इसलिए गलत है, ओनली बोला इसलिए गलत है। आंसर इसका भी होगा, और मोर देन वन ऑफ दी वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ओनली बोला था उसने। 4800 बच्चा जुड़ चुका है फ्रेंड, जल्दी से आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहेंगे तो हम लोग जो है हमारे टारगेट तक पहुंच जाएंगे। तो नाई धोबी बंद जो है प्रतापगढ़ जिले के अंदर में जो है फ्रेंड्स हुआ था फरवरी 1918 में। उत्तर प्रदेश किसान सभा या यूपी किसान सभा इसको कहते हैं, ये स्टार्ट किया गया था आपका, ठीक है, आपके गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं मैं यहाँ पर मैं, ठीक है, एक बच्चे का आया कि क्वेरी नहीं है, मतलब उसका मैसेज आया, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर में हमारी टीम को, सर से ये पढ़े थे क्लास में और ये क्वेश्चन कल यूपीएससी में आया था, इसी वजह से सेंड किया है सर मैंने। ठीक है, यूनेस्को वाला क्वेश्चन, भाई यूनेस्को वाला कराया था कि नहीं कराया था आपको? उपयुक्त में से कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में शामिल किया गया? तो देखिए यहाँ पर मैं शांति निकेतन, ठीक है, शांति निकेतन को किया गया आपका, ठीक है, शांति निकेतन याद करो, बताया आपको कि 2 जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शामिल की गई थी। पेड क्लास के अंदर में यूनेस्को वाली साइट के अंदर में पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? जितने भी बच्चे पेड वाले हाथ ऊपर करके बता देंगे पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था आप लोगों को मैंने। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर टीम के पास में क्वेश्चन होंगे प्लीज अगर लगा देंगे। होयसाला का पवित्र मंदिर, ठीक है, होयसाला का, ये आपको बताया था कि ये 2 जो है आप लोगों के शामिल किए गए, 2 ही शामिल किए गए थे, आप नहीं भी पढ़ते ना कौन से शामिल किए गए, यहाँ पर मैं बोला गया है केवल 2 जो है, यहाँ पर में केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4 नहीं है यहाँ पर में, मतलब कि केवल 2, मतलब कि 2 शामिल किए गए थे। कितने थे? 1 और 3 था ना, तो 2 हो गए ना ये मिलाकर, ठीक है, 2 हो गए यहाँ पर में, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी था 2, ठीक है, 2 शामिल किए गए थे, ऐसा इसका मतलब था। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था आप लोगों का जो आप लोगों ने किया यहाँ पर में, और ये बच्चे ने मैसेज सेंड करके बताया है यहाँ पर में, ठीक है, पढ़ाया था हमने, और ये यूपीएससी के अंदर में आया क्वेश्चन आप लोगों का। ओके, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो क्वेश्चन भी लगा दिया जाए ताकि बच्चों को, और ये हमने पेड क्लास में पढ़ा हुआ है। भारत की राजधानी 1911-12 में वायसराय किसके समय काल के अंदर में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी? तो फ्रेंड्स किसके शासनकाल के अंदर में राजधानी को 1911-12 में वायसराय, कौन से वायसराय के समय काल में शामिल कर दी गई थी? तो लॉर्ड हर्डिंग थे वो। लेकिन आपको याद करो, जब वायसराय गवर्नर जनरल और वायसराय बता रहा था तब बोला था मैंने आपको कि भाइयों और उन सभी की बहनों याद रखो कि आपका लॉर्ड हर्डिंग थे, बट वो लॉर्ड हर्डिंग 2 थे। लॉर्ड हर्डिंग 1 और लॉर्ड हर्डिंग 2, 2 ऐसे लॉर्ड हर्डिंग हुए हैं। तो लॉर्ड हर्डिंग द सेकेंड, ठीक है, मतलब दूसरे नंबर के जो थे तुम्हारे चचा, ठीक है, लॉर्ड हर्डिंग सेकंड, जिन बच्चों ने भी पढ़ा था अच्छे से उनको याद होगा। और ये क्वेश्चन मैंने बार बार प्रैक्टिस कराया था, कम से कम 3-4 क्वेश्चन मैंने लिए थे बार बार क्लास में, ताकि आपको याद हो जाए, और बच्चों को याद भी हो गए होंगे ऐसा मुझे उम्मीद है। लॉर्ड हर्डिंग द सेकंड, हर्डिंग हर्डिंग हम बोल देते हैं प्यार इसमें, लेकिन लॉर्ड हर्डिंग द सेकंड बोलना है हम लोगों ने उनको, ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से वो हो उनका। तो लॉर्ड हर्डिंग द सेकंड कौन थे? अब 15 मार्च 2024 को जो लीक पेपर था उसके अंदर में दिल्ली दरबार भराया गया था, कौन आए थे? जॉर्ज 5। किसने घोषणा की थी कि दिल्ली जो है वो राजधानी होगी कलकत्ता की जगह पे? किसने घोषणा की थी? तो तुम्हारे अंकल जॉर्ज पंचम ने घोषणा की थी, ठीक है, जॉर्ज पंचम ने दिसंबर 1911 के अंदर में, ठीक है, जॉर्ज 5 ने, जॉर्ज पंचम। ये क्वेश्चन आया था आप लोगों का 15 मार्च को लीक वाले पेपर में, तो ऐसे आप लोगों ने याद रखना है, और पढ़ा हुआ क्वेश्चन था ये हमारा। मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, मुस्लिम लीग जब गठन हुई उस समय में भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, अब ये भी एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। अब आप लोगों को पढ़ाते समय, ठीक है, सारे के सारे बताया मैंने आपको कि भाई एक ही नाम के कई सारे जो है वायसराय हुए हमारे भारत के अंदर में। तो लॉर्ड मिंटो के समय में बना था। देखो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 के अंदर में डेक्का में, जिसको ढाका भी बोलते हो आप लोग, ठीक है, ढाका बोलते हो, ठीक है, ढाका इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं डेक्का, लॉर्ड मिंटो। लेकिन वो लॉर्ड मिंटो द सेकंड थे, ये भी बोला था आपको कि लॉर्ड मिंटो द सेकंड थे, वो लॉर्ड मिंटो 1 अलग थे, लॉर्ड मिंटो, ठीक है आपके। लेकिन यहां पर मैं बात हो रही है लॉर्ड मिंटो द सेकंड होगा इसका आंसर, ठीक है, मिंटो द सेकंड। लॉर्ड मिंटो हम बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, उसको ऐसा बोलना चाहिए मॉर्ले मिंटो सेकंड रिफॉर्म, ऐसा बोलना चाहिए अपन लोगों ने, बट वो जनरली शॉर्ट के अंदर में बोल दिया जाता है। तो अगर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है आप लोगों से तो उस समय क्या करना है आपने, वो सिखा रहा हूं आपको मैं, कि लॉर्ड मिंटो थे लेकिन लॉर्ड मिंटो भी सेकंड वाले थे। क्या लुल्लू पुच्चू वाले क्वेश्चन कराओ आप लोगों को? आप लोग चाहते हो कि अभी करा दे इस तरीके से टफ वाले क्वेश्चन करा के आपको प्रैक्टिस करानी कि नहीं करानी है, पेपर क्लियर कराना है कि नहीं कराना है आप लोगों को? ठीक है, ओके, चलिए, लॉर्ड मिंटो द सेकंड, ओके, इन्हीं के समय काल के अंदर में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। जो इनके पहले वाले भैया थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने भसड़ मचा के गए थे। लॉर्ड कर्जन ने कौन सी वाली भसड़ मचाई थी बताओ? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का बंटवारा कर दिया,
और उसका फिर तबादला कर दिया गया। अब तबादला कर दिया गया उसका, ठीक है, आपका ओके। और तबादला करने के बाद में जो है स्वदेशी आंदोलन आप लोगों का शुरू हुआ, वो हुआ लॉर्ड मिंटो टू के समय में। कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था, सूरत स्प्लिट 1907 में, उसके बारे में भी पूरी हमने ध्यान से पढ़ा है, पूरा सूरत स्प्लिट, ठीक है। 1907 में इन्हीं के समय काल में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 का, ठीक है। तो दिसंबर 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान, इनके एक साथी थे आगा खान, मेन व्यक्ति ये थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी ना। फ्रेंड देखिए, ये वो क्वेश्चन था आपका जो एग्जाम में आया था, यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में, और मुझे लगता है मेरा हर एक बच्चा इसका आंसर कर पाएगा। बताइए, इसका आंसर करिए जल्दी से। ये वो क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर में, यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में पूछा गया। अच्छा, अब एक चीज और आप लोगों की, ठीक है, आपको बताना चाहूंगा मैं। बताइए जल्दी जल्दी से। चलिए, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर मैं कर दिया आप सभी लोगों ने, शांति निकेतन और होयसाला, ठीक है। तो दो है तो दो, दो यहाँ पर मैं ऐड किया। केवल दो मतलब ये केवल दो वाला नहीं, केवल दो मतलब कि कितने हैं, ठीक है, कितनी जारी की गई है, तो दो को शामिल किया गया है। अच्छा, प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर 12 घंटे से अधिक समय का प्रकाश रहता है? कौन से इस पे रहता है भाई लोग? कितना सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों का, किसके ऊपर में रहता है 12 घंटे से अधिक का प्रकाश? तो जो है फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से समझिए, 12 घंटे से अधिक जो है प्रकाश आपका एक तो कर्क रेखा के ऊपर में रहता है और एक उत्तरी ध्रुव के ऊपर में, क्योंकि हमारी पृथ्वी, ठीक है, इस तरीके से झुकी हुई है, यहाँ पर मैं मान लो ये इक्वेटर है, तो कर्क रेखा पर तो पड़ेगा ही, साथ ही साथ उत्तरी ध्रुव जो है वहां पर में भी रहता है आपका 12 घंटे से ज्यादा का, वो तो 6 महीने तक पूरा रहता है, तो 6 महीने 12 घंटे से ज्यादा हो गया ना आपका, ठीक है। तो भाई 21 जून की बात हो रही है आप लोगों से, इक्वेटर की बात, भाई इक्वेटर जो है आप लोगों का 21 मार्च और 23 सितंबर है वो इक्वेटर वाला, तो ये कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव के ऊपर में रहता है। तो इसका भी आंसर जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा, 2 और 4 था आपका इसका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ क्वेश्चन है कि भाई कहां पर में रहता है, उत्तरी ध्रुव सूरज की तरफ में झुका हुआ होता है 21 जून में, तो 21 जून में वहां तो ज्यादा है ना, 12 घंटे से ज्यादा तक धूप रहेंगी, और कर्क रेखा पर भी 12 घंटे से ज्यादा की धूप रहती है आप लोगों की। ये वाला क्वेश्चन था इसका। अच्छा, ये देखिए आप लोग, धुआंधार जलप्रपात, अब बता देना यहाँ पर मैं, धुआंधार जलप्रपात जो है आप लोगों का बताइए, बताया कि नहीं बताया आपको कि नर्मदा नदी के ऊपर में जितने बच्चे हैं यहाँ पर में, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्टली बोल रहा है कि जीएस के अंदर में से अगर 20-25 क्वेश्चन जो जीएस के आए थे ना, उसमें से 7-8 क्वेश्चन डायरेक्टली थे और बाकी के क्वेश्चन भी आप लोगों के पढ़े हुए थे, ठीक है। तो देखिए धुआंधार जलप्रपात जो है आपका नर्मदा नदी के ऊपर में, बिल्कुल सही बात है आप लोगों का। हुंड्रू जलप्रपात अभी थोड़े दिन पहले बताया था मैंने आपको, हुंड्रू जलप्रपात, बताइए हुंड्रू जलप्रपात जो है था कि नहीं था आप लोगों का, सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर में बना हुआ है, आपका रांची के अंदर में सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर में हुंड्रू जलप्रपात अभी कराया है। अगर टीम प्लीज उसका स्क्रीनशॉट निकाल सके, हुंड्रू जलप्रपात वाला जो हमने पढ़ाया था, सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर में डायरेक्ट बताया था। देखिए क्वेश्चन आया अभी सिर्फ 3 से 4 दिन पहले बताया था आपको, ठीक है। गेरसोपा, गेरसोपा बेसिकली जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो है ना, ये जोग जलप्रपात जो है उसी को कहते हैं आप लोग, जोग जोग वाटरफॉल जो है उसी को कहते हैं। और जोग जलप्रपात आपका शरावती नदी के ऊपर में, शरावती नदी पर, शरावती के ऊपर में, तो ये आपका गलत था। गेरसोपा जोग एक ही बात है, शरावती, तो पहला और दूसरा सही है, मतलब केवल 2 सही है। अब यहाँ पर मैं ना ये नहीं बोलते कि कौन सा सही है, कितने सही है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल एग्जाम के अंदर में। मध्य एशिया, ठीक है, में वोस्जेस पर्वत श्रृंखला है आप लोगों की, वलित पर्वत, मध्य एशिया में वोस्जेस, भाई वोस्जेस यूरोप के अंदर में है भाई लोग, वोस्जेस यूरोप के अंदर में, मारो इसको गोली। एल्प्स यूरो, एल्प्स वाला बताओ, बताया कि नहीं बताया मैंने एल्प्स आपको? एल्प्स जो है आप लोगों का क्या है, फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है एल्प्स आप लोगों का। वली आपका जो है वलित पर्वत है, भ्रंशोत नहीं है ये, तो यूरोप में है एल्प्स, यहाँ सही है, लेकिन यहाँ गलत हो गया, ये गलत है आपका, ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। एप्लेशियन पर्वत आपका वलित पर्वत है, उत्तरी अमेरिका में है, ये बिल्कुल सही है। एंडीज पर्वत वलित पर्वत है, दक्षिण अमेरिका में है, ये बिल्कुल सही है। तो तीसरा और चौथा सही था यहाँ पर में, तो यहाँ पर में भी आपका केवल 2 आंसर होगा,
ठीक है। अब भाई यूपीएससी का क्वेश्चन आप लोगों का, अगर आप लोगों ने सही से लेक्चर देखा है, जो बच्चा रिवीजन करता है ना यहाँ पर मैं मेरे से, ये यूपीएससी का संडे के दिन जो पेपर हुआ उसका आंसर करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। आपको पता है उसका कट ऑफ कितना जाता है? 100 में से 105, 102, 103, 200 में से आप लोगों का 200 में से 105, 103, आधा आधा पेपर केवल सही करना था आप लोगों ने और आप लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता। तो जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं ना उन लोगों को बता रहा हूँ डायरेक्टली क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स और भी आप लोगों को क्वेश्चन करवा दूंगा मैं अगर आप लोग कहोगे तो। चलिए जल्दी से हम लोग जो है यहाँ पर मैं आप लोग करवाते हैं, ठीक है। सर ये यूपीएससी का पेपर अगर आपको मिला हो तो प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिएगा। बिल्कुल मैं करवा दूंगा आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर सॉल्व। आप बताइए देखिए कितना आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। धुआंधार कपिल धारा दोनों नर्मदा पर है सर, आपने बताया है सर। चलिए देखिए यूपीएससी लाइव बोल रहे हैं, आपने बताया है बिल्कुल। बहुत सारे क्वेश्चन सर आपके बताए हुए आए थे सर, देखिए बता रहे यहाँ पर मैं बिल्कुल। तो आप ऐसे ही देखते रहिए यहाँ पर में। डिमांड फॉर तिभागा पीजेंट मूवमेंट इन बंगाल वॉज तिभागा। देखो तिभागा का मतलब भी होता है 3 भाग चाहिए भाई हमको, कितने में से? 4 में से 3 भाग चाहिए, तो 3/4 भाग हमको चाहिए, मतलब कि 75% चाहिए, ठीक है। तो जो भी फसल उगेंगी, मतलब मान लो 100 किलो चावल उगाया है, 100 किलो चावल, तो ये किसान बोल रहे थे कि हमको 75 किलो हम रखेंगे, 25 किलो आपको देंगे, जो जमींदार थे या जो भी लोग थे उनको। तो तिभागा, ठीक है। ये बोल रहे थे कि भाई जो शेयर है लैंडलॉर्ड का 1/2 से उसको जो है 1/3 कर दिया जाए, आप लोगों का तिभागा कर दिया जाए, मतलब 3 जो है आपको मिलना चाहिए यहाँ पर में तिभागा। ओके, तो ये बेसिकली मांग थी आपकी, किसकी? किसानों की मांग थी। ओके, रिड्यूस द शेयर ऑफ लैंडलॉर्ड फ्रॉम 1/2 टू 1/3, ठीक है, तिभागा। ये याद रखना है आप लोगों ने। जो लैंडलॉर्ड है उन लोगों की ओनरशिप को कम कर दिया जाए, उनकी जो है यहाँ पर में उनको कम मिलना चाहिए शेयर, और जो एक्चुअल किसान उस खेती के ऊपर में काम कर रहे हैं उनको ज्यादा मिलना चाहिए। अदरवाइज क्या था, आधा आधा था यहाँ पर में, कि आधा आधा इन लोगों का डिवाइड किया हुआ था। तो तिभागा सिस्टम के अंदर में उन लोगों का अलग अलग करने की यहाँ पर में योजना बनाई गई थी, कि भाई हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को जो है 1/3 जो है यहाँ पर में आप रखो, बाकी 2/3 जो है हम लोग क्या करेंगे, किसान लोग रखेंगे यहाँ पर में। ये इस तरीके की मांग थी, तो ए इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का, ठीक है। इसकी रिकमेंडेशन फ्लॉड कमीशन बनाया गया था इस डिमांड को लेकर, फ्लॉड कमीशन, ठीक है। और इसका इस मांग का तिभागा आंदोलन जो था इसका इसका नेतृत्व किसने किया था, ठीक है, कंपरम सिंह और भवन सिंह ने, कंपरम सिंह और भवन सिंह। ऑल इंडिया किसान सभा जो थी सीपीआई की, उसने इसका समर्थन किया था, ऑल इंडिया किसान सभा ने, ठीक है। कंपरन सिंह और भवन सिंह ये नेता थे तिभागा आंदोलन के। ऑल इंडिया किसान सभा ने भी इसका समर्थन किया। ऑल इंडिया किसान सभा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की एक विंग थी। अच्छा ये देखिए आपको हुंड्रू जलप्रपात ये टीम ने लगा दिया है। कौन सी तारीख का है भाई ये, यहाँ पर में अगर आ जाता तो देखिए 12,000 से ज्यादा बच्चों ने लाइक कर दिया है इसको, ठीक है। इतने सारे बच्चे देख भी चुके हैं। हुंड्रू जलप्रपात कौन से रिवर पर है, पूछा था कि नहीं पूछा था आप लोगों से मैंने सवाल ये। और आप लोग यहाँ पर में देखिए हुंड्रू जलप्रपात वाला जो है आप लोगों का आया भी है यहाँ पर में, हुंड्रू जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर में है। ओके, और आपको इस लेक्चर के अंदर में बताया भी था, तो डायरेक्टली जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया। आपका टीआरई भी क्लियर होगा, ये बता रहा हूँ आप लोगों को, अच्छे से पढ़ते रहिए आप सभी लोग। जो बच्चा पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। ये देखिए सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर में, ये दानिश सर, ये सुवर्ण रेखा नदी रांची में है, झारखंड के अंदर में, आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन मैंने, ठीक है। 1,41,000 बच्चों ने देखा हुआ है इस क्वेश्चन को, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक, ठीक है, संस्थापक चार्टर जारी किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है फ्रेंड्स 1599 से लेकर सन 1600 के बीच में हुई थी। सन 1600 में दिसंबर के महीने में, ठीक है, ये जाते हैं क्वीन एलिजाबेथ वन के पास, एलिजाबेथ वन के पास दादी अम्मा के पास में जाते हैं और बोलते हैं दादी अम्मा एक नया नया काम धंधा शुरू किया है, थोड़ा आशीर्वाद दो, पाए लगू, ठीक है। उसने भी बोलेंगी जाओ जुग जुग जियो, फूतो फलो, दूधो नाओ फूतो फलो। उन्होंने फिर पूछा होगा दादी अम्मा तुम्हारे पैर का दर्द कैसा है, घुटनों का दर्द कैसा है, संधि सुधा तेल वगैरह जा रहे हैं हम लोग इंडिया, उधर से लाकर दूं क्या? वो बोले होंगे हाँ बेटा ला देना यार थोड़ा सा, ठीक है, तुम ही लोग हो पूछ रहे, नहीं तो मेरे बच्चे तो आ ही नहीं रहे पूछने मेरे से। तो क्वीन एलिजाबेथ वन से उन्होंने ऐसी बात की होंगी, मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ थोड़ा बहुत। फिर चुपके से बोला होगा देखो अम्मा काम धंधा शुरू किए, बड़े मुश्किल से पैसे उसे जमा करके भारत जा रहे उधर व्यापार करने। अब तुम ही सोचो कि अगर और बाकी की कंपनी भी आएंगी हमारे साथ में वो करने के लिए, व्यापार करने, कितनी बुरी बात है अम्मा। कंपटीशन बढ़ेगा, पैसे नहीं कमा पाएंगे, उधार लेकर चालू करे, यहाँ पर में इतने सारे लोग हैं। एलिजाबेथ बोलूंगी बात तो सही है बेटा, बट क्या करे, अब ऐसा करना पड़ता, मेहनत उन्नत करनी पड़ती।
फिर उन्होंने चुपके से बोला होगा, अम्मा एक काम करते ना, आप जो है ना थोड़े दिन के लिए हमको एक एकाधिकार दे दो कि कोई हमसे कंपटीशन ना करे। फिर वो एलिजाबेथ सोच रही होंगी, यार ये तो बड़े चालू निकले, पहले आए हालचाल पूछे, ठीक है, और आप बोल रहे कि मेरे को चार्टर दे दो, एकाधिकार दे दो, मोनोपोली दे दो, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से फ्रेंड्स एलिजाबेथ प्रथम जो थे, ठीक है, उन्होंने इनको एकाधिकार जारी कर दिया, चार्टर जारी कर दिया कि जा, अब आशीर्वाद दे दी, हालचाल पूछ लिया, अब क्या ऐसे मना करना अच्छा नहीं लगता। तो उसने क्या की, 15 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 ईयर्स के लिए एकाधिकार दे दिया, मोनोपोली बोलते हैं इसको, मोनोपोली, मोनोपोली, कि 15 साल तक कोई दूसरी इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी इनके साथ में कंपटीशन नहीं करेगी, ठीक है। ओके, तो 15 साल के लिए दिया था, बाद में जो है वो जेम्स जो वन था उसने इसको बढ़ाकर अगले आदेश तक कर दिया था, एलिजाबेथ वन। ओके, ये याद रखना आप सभी लोगों ने, ए इज द करेक्ट आंसर। 31 दिसंबर सन 1600 की बात है ये। बताइए इनमें से कौन सा वाला कथन गलत है, जल्दी जल्दी से। और 5,000 प्लस लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को, बताइए। ऐप पर टेस्ट होगा अभी आप लोगों का, सभी लोगों ने जुड़े रहना है, अच्छे से देखते रहिए आप सभी लोग, ठीक है। ऐप पर टेस्ट होने वाला है अभी थोड़ी देर के अंदर में आप लोगों की। एक बार एसएससी में पूछा गया था कि अकबर के समकालीन ब्रिटेन का शासक कौन था, अरे वही थी। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर करो, फिर मैं इस बच्चे का समर चौहान का आंसर करता हूँ। समर चौहान ने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया, मैं बताता हूँ, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाय चार्टर एक्ट 1833, सही बात है, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वही बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, और विलियम बेंटिक जो है पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। तो बोथ 1 and 2 आर ट्रू, ठीक है। आप लोगों का, बट आप लोगों से यहाँ पर मैं इनकरेक्ट पूछा है, तो आंसर इसका नाइदर 1 नाइदर 2 हो जाएगा। तो डी कितने लोगों ने आंसर लगाया था बताइए, जल्दी जल्दी से डी आंसर लगाने वाले। चलिए, प्रीतम प्रभात जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इनकरेक्ट पूछा था, इसलिए नाइदर नॉर होगा आप लोगों का। ओके, इनकरेक्ट पूछा आपसे। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर में जो भाई ने पूछा है सवाल कि अकबर के समकालीन कौन था। तो देखो, अकबर जो है फ्रेंड्स, ठीक है, ब्रिटेन का शासक कौन था, तो एलिजाबेथ वन थी, एलिजाबेथ वन, ठीक है, ये थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, समकालीन। अकबर जो है वो 16 एलिजाबेथ जो है वो 1603 में चली गई हमको दुनिया में अकेली छोड़कर, ठीक है। वैसे मैं आया नहीं था उस समय में, तो मेरे को अकेली छोड़कर कैसे जाएंगे, बट ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़कर चली गई हमको। अब जो है उसके बाद में अकबर भी चले गए 1605 में हम लोगों को छोड़ के, ठीक है। दोनों समकालीन थे। कई बार मैं इमेजिन करता हूँ कि बेचारा अकबर सोच रहा होगा, यार देखा तो कभी था नहीं उस समय, कैमरा वैमरा तो था नहीं, एलिजाबेथ वन, ठीक है, कैसी दिखती होंगी एलिजाबेथ वन। फिर वो जब चली गई तो उन्होंने सोचा होगा, यार मेरी मिलने की इच्छा तो अधूरी रह गई एलिजाबेथ वन से, ठीक है, इस दर्द में दुख में, ठीक है, टेंशन ले लिया अकबर ने कि यार मैं भी जाऊंगा घर के ऊपर में, क्या पता अगर ऊपर में नर्क स्वर्ग होता होगा तो उधर में मुलाकात हो जाएंगी, ठीक है, किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी। तो अकबर भी 1605 में चले गए। बस मैं आपको कॉमेडी वे में याद करवा रहा हूँ कि भाई कब हुआ था ये चीजें, ठीक है। एलिजाबेथ के बाद में जो है फ्रेंड्स जेम्स वन जो है वो शासक बनता है, जेम्स वन। और इधर में अकबर की मृत्यु के बाद में जो है जहांगीर, जहांगीर जो है वो शासक बनता है। ओके, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर, एक्सेप्ट करंट अफेयर्स मैंने ऑप्शन एलिमिनेट से 21 क्वेश्चन कर दिए यूपीएससी का, ऑल थैंक्स टू यू। देखिए, आशीष यादव बोल रहे हैं कि 21 क्वेश्चन जो है उन्होंने सिर्फ हमारे लेक्चर्स को देखकर किए, लेक्चर में से यूपीएससी में, और यूपीएससी में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो 42, और कट ऑफ जो है आप लोगों का 100, 102, 103, बस इतना ही जाता है 200 में से। अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में बताइए कौन सी वाली बात सही है। पूजा मैम जी, लगा दीजिए इसको भी स्क्रीनशॉट को इसमें।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अखिल भारतीय किसान सभा के संबंध में कौन सा वाला, ऑल इंडिया किसान सभा जो है आप लोगों का 1936 में बनी थी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, शाहजानंद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, बिल्कुल सही बात है। ऑल इंडिया किसान सभा वाज फाउंडेड इन सूरत सेशन, गलत। ठीक है, लखनऊ के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, ऑल इंडिया किसान सभा की लखनऊ के अंदर में 1936 में, लखनऊ में 1936 में। ठीक है, तो ये सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये गलत है आप लोगों का, तो आंसर होगा आपका पहला और दूसरा, 1 and 2 ओनली, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना जो है 1936 में हुई थी लखनऊ के अंदर में। ठीक है, ऐसे याद रखना था आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 1920 से 1940 के बीच में काफी सारे जो है फ्रेंड्स आपके पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन सामने आए। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ये आपको पढ़ाया था पेड क्लास में मैंने, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में हुई थी, और 1936 में हुई थी ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना। 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना लखनऊ के अंदर में हुई थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, लखनऊ के अंदर में 1936 में। ठीक है, ये पूरा का पूरा हिंदी में भी आप लोगों को बताया हुआ है। देखिए आशीष यादव जी का कमेंट है, आपसे टीआरई 1 से प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर, जो है ऑप्शन एलिमिनेशन से ही 21 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए यूपीएससी का, ऑल थैंक्स टू यू। तो यहाँ पर मैं कॉन्ग्रेचुलेशन आशीष यादव जी, और ऐसे ही मेहनत करते रहिए। 21 क्वेश्चन अगर आप लोगों आपने सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन से कर लिए, क्लास की मदद से, अपनी क्लास की मदद से, ये बहुत बड़ी बात है यूपीएससी बड़ी जैसी बड़ी एग्जाम के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है आप लोग आगे में जाकर जितने बच्चे देख रहे हैं बड़े अधिकारी बनेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है आप अपने घर वालों का सपना पूरा करोगे। ठीक है, मापिला विद्रोह जो है फ्रेंड्स, इसका कारण क्या था? देखिए मापिला विद्रोह, पहली बात तो मापिला या जिसको मोपला विद्रोह भी बोलते हैं, मोपला मोपला विद्रोह भी इसको बोला जाता है, ये आप लोगों का हुआ था फ्रेंड्स केरल का जो इलाका है ना, केरला का आज का जो केरला है, उसके मालाबार इलाके में, मालाबार मालाबार केरल का जो ये वाला तटवर्ती इलाका है ना, इसको मालाबार इलाका बोलते हैं। तो ये जो था कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मुस्लिम पीजेंट, द प्लंडर ऑफ वेल्थ ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, ठीक है, संपत्ति को लूट रहे थे ब्रिटिश जमींदार, फोर्स कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स विदाउट एनी रेम्यूनरेशन, मूवमेंट अगेंस्ट ऑपरेसिव प्रैक्टिस ऑफ जमींदार। ठीक है, तो बताइए आप लोग यहाँ पर में, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? मोपला विद्रोह। तो देखिए फ्रेंड्स, हुआ क्या था कि इस इलाके के अंदर में ज्यादातर जो जमींदार थे, ज्यादातर जमींदार वो हिंदू जमींदार हुआ करते थे, और ये जो मोपला थे, मोपिला या मापिला या मोपला जिनको कहते हैं, ये मुस्लिम किसान हुआ करते थे। तो जो जमींदार थे वो बहुत अत्याचार कर रहे थे किसानों के ऊपर में। ठीक है, अब वो हिंदू लैंडलॉर्ड और मुस्लिम किसान, ये एक संयोग की बात है, कोई और भी जाति का धर्म का होता तो भी वो संघर्ष होता, भारत के अलग अलग इलाकों में हुआ है। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड और जो पीजेंट थे उनके बीच में ये संघर्ष था। ठीक है, और लैंडलॉर्ड जो थे वो बहुत अधिक टैक्स ले रहे थे, सता रहे थे, जिसके खिलाफ ये हुआ। बाद में ये जो है धार्मिक संघर्ष का रूप ले लिया था, कम्युनल राइट्स हुए, धार्मिक जो है इसके अंदर में दंगे फसाद हुए, वो बात अलग है, लेकिन शुरुआत में ये एक एक किसान आंदोलन था बेसिकली। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, किसान आंदोलन। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है आप लोगों का, 1870 से 1880 के दशक की शुरुआत में पूर्वी बंगाल के बड़े हिस्से अशांति से घिरे हुए थे। अशांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इन मई 1873 एग्रेरियन लीग, ठीक है, किसान जो संगठन है वो बनाया गया आप लोगों के, ठीक है, यूसुफसाई परगना पाबना डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, टू एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ जमींदार, जमींदारों की मांग को मानने के लिए। अच्छा, आप बताओ, अपन लोग तो पागल किसान लोग कि भाई मतलब किस जमींदारों की मांग को मानने के लिए एक संगठन बनाएंगे? अरे मांग मानना है तो ऐसे ही मान लेंगे, संगठन क्यों बनाएंगे? एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ जमींदार बोल रहा है भाई, किसान लोग जमींदारों की मांग को मानने के लिए थोड़ी बनाएंगे संगठन, अपनी बात मनवाने के लिए संगठन बनाएंगे ना। तो पहला वाला आपका गलत है, सोचो इसके ऊपर में, विचार करो थोड़ा सा कि पहला वाला कैसे हो सकता है, एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ जमींदार कैसे हो सकता है? ठीक है, इवन आपका होना चाहिए कि भाई टू मेक द डिमांड्स ऑफ पीजेंट्स एक्सेप्टेड बाय जमींदार, ऐसा होना चाहिए था यहाँ पर में। द अनरेस्ट वाज कॉज्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ जमींदार टू इन्फ्लेट रेट बियॉन्ड लीगल लिमिट्स, यह अशांति जमींदारों द्वारा कानूनी सीमाओं से परे लगान बढ़ाने के प्रयास के कारण हुई थी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जमींदार लोग जो थे वो बहुत ज्यादा किसान टैक्स बढ़ाते जा रहे थे, कानूनी जो सीमा थी उससे भी ज्यादा टैक्स ले रहे थे वो लोग। ठीक है, आप लोगों का
उसके बाद में द अनरेस्ट वाज कॉज्ड बाय एफर्ट्स ऑफ जमींदार टू प्रिवेंट द टीनेंट्स फ्रॉम एक्वायरिंग ऑक्यूपेंसी राइट्स। ठीक है, जो जमींदार जो थे वो टीनेंट जो राइट थे ऑक्यूपेंसी राइट, ठीक है, वो देने से मना कर रहे थे, ये भी सही है। जमींदार ट्राइड टू अचीव दिस थ्रू इलीगल कोर्सिव मेथड। जमींदार इलीगल तरीके अपना रहे थे किसानों को परेशान करने के। ठीक है, उनको उनको जो है वो लिटिगेशन में, मामलों में, अदालती मामलों में फंसा दे रहे थे। बेचारे किसान कहाँ से जाके मुकदमा लड़ेंगे? तो बहुत सारे हथकंडे अपना रहे थे जमींदार किसानों को परेशान करने के। तो आप लोगों के ये 3 सही है। आपसे जो है सही नहीं वाला पूछा है ना आपसे, ठीक है, सही नहीं वाला। तो सही नहीं वाला जो पूछा है आप लोगों से, तो आंसर 1 होगा। मैंने आपको पहले बताया कि पूरा इसका चीज कि पाबना विद्रोह के बारे में बात हो रही है, बेसिकली ये पाबना आंदोलन, ठीक है, ठीक है, पाबना मूवमेंट जो है उसके बारे में बात हो रही है पूरी की पूरी आप लोगों की। ठीक है, 1873 में एग्रेरियन लीग बनाई गई थी, पाबना एग्रेरियन लीग आप लोगों की। तो पहला वाला सही आंसर होगा, क्योंकि सही नहीं वाला पूछा है आप लोगों से। टफ क्वेश्चन था फ्रेंड्स, लेकिन आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा ये क्वेश्चन। तो देखिए, पाबना मूवमेंट जो है फ्रेंड्स ईस्टर्न बंगाल के अंदर में शुरू हुआ। जो किसानों से टैक्स लिया जाता था वो बहुत ज्यादा था। ऑक्यूपेंसी राइट जो था उसका हनन कर रहे थे। ठीक है, जो जमींदार थे वो। एग्रेरियन लीग बनाई गई 1873 के अंदर में। ओके, ऐसा बोला जाता था कि अगर कोई किसान, ठीक है, लगातार 12 साल तक अपना टैक्स बराबर से दे रहा है तो उसको उसका मालिकाना हक उस किसान को दे दिया जाए, उस किसान को मालिक बना दिया जाए। देखो, जो सही तरीके से अपना पैसा भर रहा है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, उसको दे देना चाहिए यहाँ पर में। ठीक है, जो पैसा भर रहा है उसको दे देना चाहिए उसका अधिकार। ओके, तो 12 ईयर्स जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, उनको अधिकार मिल जाना चाहिए था, लेकिन जमींदार दे नहीं रहे थे। जमींदार उल्टा जो है उनसे ज्यादा पैसे ले रहे थे। ठीक है, तो क्या किया गया यहाँ पर में, पाबना एग्रेरियन लीग की स्थापना की गई, ताकि अंग्रेजों से और किसानों से अपनी बात मनवा सके, और जमींदारों से अपनी बात मनवा सके। और फाइनली बंगाल टीनेंसी एक्ट पास हुआ 1885 के अंदर में। बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, आरसी दत्त, ठीक है, और इंडियन एसोसिएशन के सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, इन्होंने भी इनका समर्थन किया था पाबना मूवमेंट का। बताइए यहाँ पर में ट्रीटी ऑफ यांडाबो, ठीक है, किसके किसके बीच में हुई थी? यांडाबो की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध के भाग के रूप में संपन्न हुई? यांडाबो की संधि। देखो फ्रेंड्स, 3 एंग्लो बर्मीज वॉर हुए। ठीक है, 3 एंग्लो बर्मी वॉर, एंग्लो बर्मा वॉर। ठीक है, जो पहला एंग्लो बर्मा वॉर था आप लोगों का, ठीक है, वो 1824 से 1826 के बीच में हुआ। पहला एंग्लो बर्मा वॉर 1824 से 1826 के बीच में, एंग्लो बर्मा। ठीक है, 3 हुए, तीसरे में तो पूरी तरह से उसको कब्जे में ले लिया गया था। तो पहला एंग्लो बर्मा वॉर जो था, ठीक है, उसके उस युद्ध की समाप्ता, ठीक है, समाप्त हुआ ट्रीटी ऑफ यंडाबो से। तो ट्रीटी ऑफ यंडाबो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर से रिलेटेड है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ यंडाबो, यंडाबो नाम की जगह पर हुई थी बर्मा में, इसी वजह से ट्रीटी ऑफ यंडाबो बोलते हैं इसको। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद में। ठीक है, तो पहला एंग्लो जो है आप लोगों का फ्रेंड्स मैसूर वॉर, दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर, तीसरा मैसूर वॉर, चौथा एंग्लो मैसूर वॉर, ये अलग चीज है आप लोगों की। तो मैसूर वॉर के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, जो मैसूर वॉर हुए थे आप लोगों के। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है बर्मा युद्ध के बारे में, बर्मा वॉर के बारे में। ठीक है, तो ये एंग्लो मैसूर वॉर आ गया यहाँ पर स्लाइड, लेकिन आप लोग चलिए आ गए तो अब याद भी रख लेना कि एंग्लो मैसूर वॉर भी आप लोगों के हुए थे करके। ठीक है, 4। देखिए, एंग्लो मैसूर वॉर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरे एंग्लो मैसूर वॉर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में। पहला एंग्लो मैसूर वॉर, दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर, तीसरा, चौथा। तो दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर आपका लड़ा गया था 1780 से 1784 के बीच में। ठीक है, 1780 से 1784 के बीच में। ठीक है, 80 से 84। सेकंड वाला पूछ रहा है ना आप लोग से, दूसरा वाला 80 से 84, 1780 से 1784 के बीच में। ठीक है, तो 80 से 84 के बीच में लड़ा गया। तो आप लोगों का यहाँ तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। टफ क्वेश्चन था आप लोगों का, आप लोग आराम से लगा सकते थे, ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखिए कि पहला एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से 69 के बीच में हुआ। ठीक है,
एंग्लो मतलब अंग्रेज और मैसूर मतलब मैसूर रियासत जो थी वो, ठीक है। तीसरा वाला हुआ था 1790 से 1792 के बीच में, चौथा वाला हुआ था 1798 से 99 के बीच में। ये चारों एंग्लो मैसूर वॉर आप लोगों को करवाया है मैंने ऐप के अंदर में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो इसको करोगे अच्छे से। बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा वाला सही सुमेलित है। अभी आप लोगों की टेस्ट होने वाली है, जुड़े रहेंगे सभी के सभी बच्चे। रूबी कुमारी जी, मोबाइल हीट हो जा रहा है आपका, तो क्या आपको मतलब मोबाइल हीट, गर्म हीट छोड़ के आपको क्या उबासी आती है ऐसी, गर्म हो गया ऐसा, ये कौन सा वाला है आपका, ठीक है। आपका तो आपके एक्शंस और आपका जो है वो मैच ही नहीं कर रहे आपके, ठीक है। मतलब फंडामेंटल एरर है, फंडामेंटल फॉल्ट है आपका। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, दूसरे लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए ना हमने। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है फ्रेंड्स, उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लेकर आए थे, ये बिल्कुल सही है आपका। कौन सा वाला सही है बोला है तो पहला ही सही हो गया भाई, ठीक है। लॉर्ड डलहाउसी सब्सिडरी अलायंस जो है फ्रेंड्स वो किसने लेकर आया था, सब्सिडरी अलायंस, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आया था, ना कि डलहाउसी, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली, ये गलत है आपका, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था आपका, लॉर्ड डफरिन के समय में, तो डी भी आपका गलत है। और मास्टरली इनएक्टिविटी है, ठीक है, अहस्तक्षेप जो है वो सर जॉन शॉर के समय में हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में नहीं। लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है सहायक संधि लेकर आया था आप लोगों का, ठीक है। सुगौली की संधि हुई थी आपकी, द ट्रीटी ऑफ सुगौली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी लोग। सुगौली की संधि, ठीक है, कहां पर में हुई थी आप लोग बताइए जल्दी से, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग टेस्ट कैसे दे सकते हो आप लोगों की, ठीक है। सुगौली की संधि जो है फ्रेंड्स बता देंगे जल्दी से। 5400 के करीब करीब आप लोगों ने लाइक्स कर दिए है फ्रेंड्स, सेशन को ऐसे ही लाइक करते रहेंगे। और जिन लोगों ने सेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे सभी के सभी लोग। चलिए, तो सुगौली की संधि हुई थी आप लोगों की किसके किसके बीच में, तो सबसे पहली बात तो सुगौली की संधि हुई थी, ठीक है, कौन से युद्ध के बाद में, तो नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1814 से 1816 के बीच में युद्ध लड़ा गया था, जिसको नेपाल एंग्लो नेपालीज वॉर बोलते हैं, ठीक है। नेपाल नेपाल और इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बीच में हुआ था। कब हुआ था ये, 1814 से लेकर 1816 के बीच में। इस युद्ध के बाद में सुगौली की संधि हुई थी, ठीक है। सुगौली की संधि, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो सुगौली की संधि कब हुई थी, 1816 के अंदर में हुई थी आप लोगों की। तो आंसर यहाँ पर में नन ऑफ दी अबव हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि ऑप्शन में दिया ही नहीं था ये, ठीक है। 1816, तो 1816 के अंदर में सुगौली की संधि आप लोगों की साइन हुई थी। ये एंग्लो इंग्लिश वॉर या एंग्लो नेपाली, जो एंग्लो नेपाली वॉर या नेपाल इंग्लिश वॉर, इसको जो है आप लोग गोरखा युद्ध के नाम से भी जानते हैं उसको, ठीक है। तो क्योंकि गोरखा जो नेपाल के जो सिपाही होते हैं उनको गोरखा कहा जाता है, तो गोरखा युद्ध भी बोलते हैं इसको, नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1814 से 1816 के बीच में हुआ था। इस संधि के तहत, सुगौली की संधि के तहत 1816 के अंदर में, ठीक है, युद्ध की समाप्ति हुई और कई सारे नेपाल के इलाके अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिए थे, ठीक है। जी, तो आप लोगों की जो है फ्रेंड्स अब टेस्ट होने वाली है आप लोगों की। सभी लोग तैयार है टेस्ट के लिए, हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से अगर सभी लोग तैयार है तो। टेस्ट के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप लोगों की टेस्ट होने वाली है। सुगौली की संधि जो है फ्रेंड्स, ये बता देना आप सभी लोग कि जो है आप लोगों का कब हुई थी, किसके किसके बीच में हुई थी। अब देखो, ये जो लड़ाई है ना आप लोगों की, ठीक है, एंग्लो नेपाली वॉर, इसको नल पानी की लड़ाई भी कहा जाता है, ठीक है। गोरखा युद्ध, नल पानी की लड़ाई, अलग अलग नाम से इसको जानते हैं आप लोग। तो नल पानी की लड़ाई भी इसको कहते हैं आप लोग। अब देखिए आप लोग टेस्ट कैसे दे सकते हो मैं आपको बताता हूँ। टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन। अब टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, ओके। अब क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर मैं आप जाओगे फ्रेंड्स, ठीक है, ऐप के अंदर में, ठीक है। ऐप के अंदर में जैसे ही आप लोग जाओगे, यहाँ पर में आप नीचे में जैसे जाओगे, नीचे में आपको दिखेगा यहाँ पर में फ्री कंटेंट, ये दिख रहा है आप लोगों को फ्री कंटेंट। यहाँ पर में क्लिक करोगे आप लोग, क्लिक करने के बाद में यहाँ कंटेंट में जाना है, फ्री कंटेंट में क्लिक करने के बाद में कंटेंट में जाना है, ठीक है।
और उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोग देखोगे कि बीपीएससी महा टेस्ट 18 जून यहाँ लिखा हुआ है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे अटेम्प्ट के ऊपर में आपका टेस्ट जो है वो खुल जाएगा। और ये टेस्ट जो है आप लोगों की कितने बजे स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, आपकी टेस्ट कितने बजे स्टार्ट होंगी, बस जैसे ही आप लोगों का लेक्चर में बंद करूंगा, एंड नाउ करूंगा यहाँ से स्ट्रीमिंग को, वैसे आपकी स्टार्ट हो जाएंगी और लाइव रहेंगी। केवल जो है आप 20 मिनट तक टेस्ट दे पाओगे, तो जल्दी से जाना है आप लोगों ने और टेस्ट देना है, ठीक है। टेस्ट देना है। टेस्ट का रिजल्ट जो है मैं कल 1 बजे आप लोगों का अनाउंस भी करूंगा कि कौन बच्चे थे जिन्होंने जो है टेस्ट के अंदर में अच्छा परफॉर्म किया है। ओके, तो ये टेस्ट आप लोग दे सकते हो। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक और चीज है कि प्लीज वो 1 रुपए वाला ये जो कोर्स है ना, ये इसके अंदर में जाने पर दिखता है आपको 1 रुपए का खरीदने के लिए, वो खरीदना नहीं है। यहाँ लिखा है डोंट बाय, इट्स फ्री, फिर भी 1 रुपए का बच्चे खरीद लेते हैं इसको। अरे वो 1 रुपए नहीं चाहिए आपके मुझे, ठीक है, वो डोंट बाय लिखा है यहाँ पर में, फिर भी कई सारे बच्चे वो फ्री वाले कोर्स को भी खरीद लेते हैं। वो 1 रुपए से कम होता नहीं है प्राइस, इस वजह से वो मजबूरी है, टेक्नोलॉजिकल रेस्ट्रिक्शन से, इस वजह से डोंट बाय लिखा है यहाँ पर में। वो आपके लिए फ्री, आप अंदर जाओगे आपको फ्री में मिल जाएगा इसके अंदर में, ठीक है। ये फ्री कंटेंट जो लिखा है ना उसमें, तो 1 रुपए का खरीदने की जरूरत नहीं है आपको वो। ओके, चलिए तो आप जाइए यहाँ पर में टेस्ट दीजिए, कितने क्वेश्चन आएंगे कैसा रहेगा वो सारा आपको वहीं पे पता चलेगा। 20 मिनट की टेस्ट है और केवल जो बच्चों ने लाइव देखा है वो लोग टेस्ट दे पाएंगे, ठीक है। तो जाइए आप लोग अच्छे से दीजिए टेस्ट, ओके। और कल फिर मैं इनाम की आप लोगों की घोषणा करता हूँ, जो जो बच्चों ने जीता होगा उनकी लिस्ट लेकर आऊंगा, ओके। और कितना स्कोर आया था वो मेरे को कमेंट करके बता देना, सेशन कैसा लगा वो भी बता दीजिए आप लोग, और आगे में भी क्या आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही और भी बहुत सारे सेशन हो, वो भी आप लोग मुझे बता दीजिएगा। सेशन को लाइक कर दीजिए, जहां भी शेयर कर सकते हो एक बार शेयर कर दीजिए टेस्ट स्टार्ट करने के पहले, ताकि मुझे भी लगे यार कि बच्चे भी अपने अपने तरफ से अपना एफर्ट्स दे रहे हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आप लोगों को टेस्ट के लिए सभी लोग जाकर ऐप पर टेस्ट दे सकते हैं अभी, ठीक है, बाय, थैंक यू।